बहुत कूल एंड काम होके पेपर दीजिएगा। ये जेई मेंस बोर्ड नहीं है, ये जेई एडवांस है। इट्स एंटायरली डिफरेंट गेम। पहले चुन चुन के आसान शिकार करने हैं, उसके बाद में थोड़े से मुश्किल शिकार करने हैं, और उसके बाद टफ शिकार करने हैं। ये हिरार्की आपको जेई में रखनी ही है, कैसा भी पेपर आए। अगर पेपर ज़्यादा टफ आया तो सबके लिए टफ होगा, और इजी आया तो सबके लिए इजी होगा। यहाँ तक भी बढ़िया, एकदम दिमाग खराब चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर में एक इलेक्ट्रॉन तैर रहा है, बेचारा कैसे डूबने से बचेगा। फिर उन्होंने कहा वन डायमेंशनल मॉडल पे आ जाओ, दो चार्ज है, उसके बीच में एक चार्ज है, खत्म बात। इलेक्ट्रो का सिंपल सवाल। हाल चाल एकदम मस्त, मजे में, सब कुछ चंगा सी बढ़िया। लास्ट लेक्चर है आज कट्टर का, कट्टर एडवांस कट्टर, ठीक है। बहुत बढ़िया शानदार सफर रहा आप लोगों के साथ ये। बहुत मैंने कमेंट्स भी पढ़े, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अब इस लेक्चर के बाद ऑब्वियसली बात है कि ये सीरीज खत्म हो जाएगी, तो आप लोगों को एडवांस में विश यू अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। मैं लास्ट लेक्चर में वैसे बोल चुका हूँ, लेकिन एडवांस के लिए सारे बच्चों को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम में अपना टेम्परामेंट साथ लेके जाइएगा, बहुत कूल एंड काम होके पेपर दीजिएगा। ये जेई मेंस बोर्ड नहीं है, ये जेई एडवांस है। इट्स एंटायरली डिफरेंट गेम। पेपर में कौन से क्वेश्चन में क्या मार्क्स मिलेंगे, कहाँ नेगेटिव मार्किंग है, कहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से। जल्दबाजी नहीं, आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, तो वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब पेपर अटेम्प्ट करें, तो जहां आपको लग रहा है कि आपका वीक पॉइंट है, जैसे एमसीक्यूज वगैरह हैं, तो वहां तुरंत ना कूदें। एमसीक्यूज में अगर पार्शियल मार्किंग है तो आप पूरे के पूरे नंबर लेने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप बी सी डी में सिर्फ सी पे ही कॉन्फिडेंट हैं तो सी टिक कीजिए, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे अगर कॉन्फिडेंट है। और बी पे आपको डिलेमा है, तो चक्कर ये होगा कि जो आपको प्लस मिलने थे उससे एकदम नेगेटिव में आ जाओगे, तो वो भी गड़बड़ है। इसके अलावा इंटीजर्स वगैरह हैं जहाँ पर आप श्योरली आंसर्स ला सकते हो, वहाँ ठीक है। मैथ्स द कॉलम अगर मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं तो मुश्किल होते हैं। एससीक्यू आसान होते हैं कंपैरेटिवली, मतलब ऐसा मुझे लगता है, वहाँ बच्चों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद फिर यही है कि आप पहले एग्ज़ाम में सेलेक्ट होइएगा, फिर रैंक इम्प्रूव कीजिएगा, फिर टॉप कीजिएगा। क्या कहने का मतलब है मेरा, पहले चुन चुन के आसान शिकार करने हैं, उसके बाद में थोड़े से मुश्किल शिकार करने हैं, और उसके बाद टफ शिकार करने हैं। ये हिरार्की आपको जेई में रखनी ही है, कैसा भी पेपर आए। अगर पेपर ज़्यादा टफ आया तो सबके लिए टफ होगा, और इजी आया तो सबके लिए इजी होगा। तो हमें नहीं पता कि पेपर कैसा आने वाला है, तो आपको वहीं ऑन द स्पॉट गेम बनाना होगा, ठीक है। कई बार 400 रन बना के भी मैच हार जाते हैं, और कई बार 180 पे भी डिफेंड हो जाता है। तो मुद्दा है पिच कैसा है, तो पेपर कैसा है। पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। चलिए, तो अगेन विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपना ठंडा दिमाग साथ लेके जाइएगा। लास्ट कुछ दिन में कोई भी नया टॉपिक, वैसे तो लास्ट 10 डेज में कोई नया टॉपिक नहीं छेड़ना होता है, प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी पेपर में प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रहे हैं तो उससे आपका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। एकदम से गेम पलट जाता है, ठीक है। कई बार यूएसए की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान को हरा देती है, तो मुद्दा वही है, उस दिन आपका लकी डे हो और एकदम आप फोड़ फाड़ मचा दो। तो वैसा ही गेम आपको खेलना है, एकदम कूल होके जाना, जो साल भर आपने पढ़ा है वही काम आएगा। केमिस्ट्री आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर सकते हो, जो याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट इट बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन शायद मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, एटॉमिक कोलिजन। तो एटॉमिक कोलिजन मैं समझा देता हूँ। देखिए, एटॉमिक कोलिजन में ये जो कुछ है, एटॉमिक कोलिजन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एटॉमिक कोलिजन का क्वेश्चन आपके मॉडर्न में भी फंसेगा और आपका न्यूक्लियर में भी फंसेगा, दोनों में फंसता है, ठीक है क्या। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है m1 मास का, ये v स्पीड से आ रहा है, और ये है एक m2, और मान लेता हूँ ये स्टेशनरी है, ये रेस्ट पर है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज ये है कि हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। दूसरा, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। एनर्जी जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, प्लस मास के फॉर्म में जो एनर्जी है, जो आइंस्टाइन ने कहा था
रेस्ट मास एनर्जी, इनका सम कांस्टेंट होता है जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे। तो एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, इनका सम कांस्टेंट मतलब कंजर्व रहता है। ठीक है, क्लियर। तो अब मान लीजिए इसने इसको आके मारा, ये रेस्ट पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या हो सकता है। पहले बात तो मिनिमम पॉसिबल लॉस क्या हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल लॉस। तो मिनिमम पॉसिबल लॉस जो है दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। क्यों, जब इलास्टिक कोलिशन हो। और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है आपका हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, मैं दोनों को भी चला सकता हूं, दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा। ये ई जीरो पे आता है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। ध्यान रखिएगा, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, पहला पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एटॉमिक कोलिजन में। अब ये लॉस किस फॉर्म में हो सकता है, जब हम एटॉमिक लेवल पे खेल रहे हैं, जब हम न्यूटोनियन फिजिक्स खेल रहे थे तो बॉल्स आके टकराती है तो बॉल्स डिफॉर्म हो सकती है। ठीक है, बॉल डिफॉर्म हो सकती है, तो बॉल डिफॉर्म हो सकती है तो वहां डिफॉर्मेशन में एनर्जी चली गई। लेकिन एटॉमिक लेवल पे एक मान लीजिए एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन टकराया, तो टक्कर के बाद में प्रोटॉन जो है वो लंगड़ा होके चल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। हम मानते हैं कि यार ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिफॉर्म नहीं होते। ठीक है, इनके डिफॉर्मेशन अलग टाइप के गेम्स होते हैं, कि मतलब ये कुछ एनर्जी लॉस कर दे, कुछ फोटोन इमिट कर दे, इस टाइप के गेम्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहने वाला है। तो अभी मान लीजिए जैसे अगर एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, वो v स्पीड से एक हाइड्रोजन से टकराया, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन से टकराया, इसका मास m है, इसका मास भी नियरली m मान रहे हैं। ठीक है, दोनों का, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का मास लगभग लगभग सेम है। तो अगर मैं इसमें देखूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी k है, काइनेटिक एनर्जी k है, तो यहां जो लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस जो होगा, मैक्सिमम, अच्छा मिनिमम तो हमें पता ही है, इसको मैं लिख देता हूं h मैक्स। तो एच मैक्स जो होगा वो होगा हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। अच्छा म्यू क्या होता है, ये मेरे हिसाब से पता ही है जेई की तैयारी करने वाले बच्चे को, रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। इसमें से इसको k के टर्म में लिख दो, तो क्या आएगा मुझे बताइए, यहाँ ये m/2 आ जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर को अलग कर दो और हाफ, ये है मेरी k। अच्छा k नहीं, उन्होंने एनर्जी को शायद कुछ बोला है, उन्हीं की टर्म ले लेते हैं। रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज ई नॉट, तो उन्हीं का सिंबल ले लेते हैं हम, ये ई नॉट है, ये आपका ई नॉट है, तो मैंने इसे लिख दिया ई नॉट बाई टू। मैक्सिमम लॉस हो सकता है ई नॉट बाई टू। अब एटॉमिक लेवल पे डिफॉर्मेशन किस जगह होगा, तो एटॉमिक लेवल पे जो डिफॉर्मेशन होगा वो होगा, भाई मैंने कहा ना कि न्यूट्रॉन तो लंगड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में भी एक प्रोटॉन है और एक घूमता इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन चेंज होगा ना इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। हाँ ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से एक्साइट हो जाए, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से एक्साइट हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, वो क्या क्या एनर्जी चुरा सकता है, एक तो कुछ ना चुराए, ग्राउंड स्टेट में रहे, तब तो 100% कोलिजन इलास्टिक होगी, क्योंकि कोई लॉस हुआ ही नहीं। यहाँ लॉस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके करवाएगा, उसने कहा कि एनर्जी थी मैं खा गया, बस यही डिफॉर्मेशन। अच्छा डिफॉर्मेशन ये होता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए पेन है, मैं तोड़ दूं, ऐसे बैंड कर दूं, तो हाइड्रोजन उसके फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन, इसको अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट में पहुंचा दिया तो मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल दी ना, तो ये डिफॉर्मेशन। या 10.2 या 12.1 या 12.75 और 13.6 के बाद में सारी एनर्जी से मंजूर है, ये आपको पता ही है। तो ये सारे लॉस हो सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि ई नॉट क्या होना चाहिए, अब उनके क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज ई नॉट एंड मिनिमम वैल्यू दिस। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपने इसे एक्साइट किया ही है, मतलब एक केस ये बनता है कि हाइड्रोजन एक्साइट हुआ ही नहीं, तो कोलिजन इलास्टिक होती। इन्होंने कहा है कि एक्साइट हुआ ही है, 100% एक्साइट हुआ है। अगर ये एक्साइट हुआ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने ऊपर जंप मारा है। उन्होंने कहा है कि यार मिनिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट बताओ, तो हमें इलेक्ट्रॉन को जस्ट एक्साइट करवाना है, तो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी क्या है मुझे बताओगे, 10.2। तो ई नॉट बाई 2 मेरा लॉस था, इजिकल टू 10.2, तो यहां से मेरा ई नॉट आ गया 20.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया। मैंने वो क्वेश्चन पिक किया जिसमें ज्यादा से ज्यादा बातें हो पाए, ज्यादा से ज्यादा पूरा एटॉमिक कोलिजन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, दैट्स ऑल, ये रहा। अब उन्होंने क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट
द वैल्यू ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूट्रॉन टू हाइड्रोजन एटम, द वैल्यू ऑफ E1, E1 है दूसरी बार उसकी एनर्जी, अच्छा E0 दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन एटम को कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, हाइड्रोजन एटम को बोला है, हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम को जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है वो हुई है, एक तो हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को जो आपने एक्साइट करवाया, ये जो लॉस है ये भी तो उस इलेक्ट्रॉन को ही दिया आपने एक बार तो, फिर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर फोटोन इमिट करेगा, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन एक बार तो आपने इलेक्ट्रॉन को दे दी ना, तो ये एनर्जी, अरे भाई इलेक्ट्रॉन भी तो हाइड्रोजन का पार्टी है, तो ये एनर्जी कितनी होगी मुझे बताएंगे। अच्छा E0/2 लॉस हो गया, दोनों का मास सेम है, तो इसके पास E0/4 बचेगा, इसके पास E0/4 बचेगा। अच्छा और नहीं लिखना चाहे तो भले लिख भी दीजिए। कोलिजन के बाद क्या होगा मुझे बताएंगे, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, और कितनी कितनी हो जाएगी बताओ। मान लो एकदम बेसिक से करना, आपने कहा सर बेसिक से बता दो, ऐसे हवा में नहीं, ठीक है, तो V/2 हो जाएगी यार। इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाओगे, तो हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ m V/2 का स्क्वायर प्लस H मैक्स, जो इसे मिला था, जो लॉस हुआ था, पूरा पूरा ये लॉस हुआ, ये कितना आया मुझे बताएंगे, हाफ mv²/4, जो मैं आपको बोल ही रहा था, E0/4 प्लस E0/2, तो 3E0/4 इज द आंसर, बिल्कुल सही है। तो टोटल एनर्जी E0 थी, उसमें से 3E0/4 हाइड्रोजन के पास चली गई, हाइड्रोजन के पास में दो फॉर्म में आई है, एक तो उसके चलने वाली, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी चुरा के एक्साइट हो गया, ये दो अलग अलग कैटेगरीज है दोनों। अब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ, और इसको हमने, अब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ, जब ये डी एक्साइट हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 10.2 में ही एक्साइट हुआ है, तो इसके पास एक ही चॉइस है डी एक्साइट होने की, n = 1 से 2 ही गया है, तो 2 से 1 ही आएगा। तो इसने इसने यहां से एक फोटोन इमिट किया, हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन एटम ने एक फोटोन इमिट किया, वो जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी बताएंगे, उस फोटोन की एनर्जी E0/2 ही होगी भाई, जितनी इलेक्ट्रॉन ने चुराई थी वो वापस दे दी, n = 1 से 2 गया, अब 2 से 1 आ गया, ये गया एक प्लेट पर जिसका वर्क फंक्शन है सिग्मा, तो यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओगे, E0/2 माइनस सिग्मा। उन्होंने इसकी डिब्रॉय वेवलेंथ पूछ ली, ठीक है, बड़े आराम से डिब्रॉय वेवलेंथ भी आ जाएगी, तो लैम्डा बराबर होता है H/√2m ke, 2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है E0/2 माइनस सिग्मा, तो ये आ गया H/√2, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 2m ke, तो E0 माइनस 2 सिग्मा, दैट्स ऑल। हम उनके आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा उन्होंने me लिख दिया, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन का मास m मान लिया, E0 माइनस 2 सिग्मा बिल्कुल सही है, तो ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, दो आंसर्स आ गए। अब ये E1 पे चलते हैं। अब E1 मुझे क्या चाहिए, अब न्यूट्रॉन He एटम से टकराया, He, अब He से टकराया, ये एक पार्ट है, इसमें मैंने आपको न्यूट्रॉन की हाइड्रोजन से कोलिजन समझा दी। इलास्टिक कोलिजन कब होगा, जब कोई लॉस नहीं होगा, बाकी फिर यहाँ पे लॉसेस होंगे, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होगी हाइड्रोजन को एक्साइट करने के लिए, तो जो भी एनर्जी लॉस है दैट इज इक्वल्स टू 10.2। अगली एनर्जी कितनी चाहिए होगी, E0/2 = 12.1, अगली 12.7, ऐसे, दैट्स ऑल, क्लियर। ये करोगे तो इलेक्ट्रॉन n = 2 पे जाएगा, या n = 3 पे जाएगा, n = 4 पे जाएगा। अब हम आ रहे हैं अगले पे, एक मिनट रुको, अगले पे। अब मेरा जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, इसका मास m है, ये v स्पीड से E1 एनर्जी से आके टकराया और हीलियम से टकराया, हीलियम का मास 4m, भाई 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, हीलियम He+1 है ना, ये रहा, इससे आके टकराया, तो जो H मैक्स हो सकता है, जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन को मिल सकता है, वो होगा हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, तो 4m × m/5m × v², यहां से हाफ mv² चुरा लो, क्यों भाई, उसी को तो E1 लिखूंगा, हाफ mv² चुरा लो, अंदर क्या बचा, हाफ mv² चुरा लिया तो 4/5, तो आ गया 4E1/5, क्या क्लियर है। अब हीलियम प्लस के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इसको एनर्जी कौन कौन सी पसंद है, एक तो 0 एक्साइट ही ना हो, एक आएगा 10.2 × 4, एक आएगा 12.1 × 4 एंड सो ऑन। अब बोलेंगे सर ये 4 क्यों किया, ये तो मेरे हिसाब से आपको पता ही है, हीलियम है तो एनर्जी और एनर्जी गैप्स 4 गुना हो जाते हैं, Z² होता है भाई, तो ये रहा। तो अब इसमें भी मिनिमम शब्द यूज हुआ है, आप क्वेश्चन में जाके पढ़ेंगे, तो मिनिमम, तो 4E1 के हीलियम को भी एक्साइट करना ही है, तो मिनिमम E1 बताओ, तो मिनिमम तो यही होगा, एक्साइट करना है, इसके ऊपर और भी वैल्यूज है लेकिन मिनिमम तो यही है, बराबर 10.2 × 4, ठीक है, दैट्स ऑल, ये आ गया, क्लियर है मेरी बात।
100%। तो यहां से E1 कितना आया, E1 की वैल्यू आ गई मेरी, E1 4 कट गया, E1 आ गया मेरा 10.2 इंटू 5, दैट्स ऑल। तो E1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, E1 ही पूछा है उन्होंने। अच्छा, E1 को E0 के टर्म में पूछा है, तो E0 अपना कितना आया था 20.8। अच्छा, E0/2 को 10.2 लिख दूं? अरे ये अच्छा डेटा है ना, 10.2। तो 10.2 को मैं क्या लिख दूं, E0/2, तो E1 आ गया मेरा E0/2 इंटू 5, तो दैट कम आउट टू बी 5 E0/5। कैलकुलेशन देख लेता हूँ, E0/2 को 10.2 रखा है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, तो क्या आएगा मुझे बताएंगे, 5 E0/2, बिल्कुल सही। तो ये एटॉमिक कोलिजन पे मैंने दो अलग अलग एटॉमिक कोलिजन करवा दी, न्यूट्रॉन की हाइड्रोजन से, न्यूट्रॉन की हीलियम से। ठीक है, जेई ने हाइड्रोजन और हीलियम की कोलिजन पे एक पैराग्राफ पूछा था, हाइड्रोजन और हीलियम की। तो उसमें क्या होगा, एक का मास m, एक का मास 4m। तो जेई का पूरा पैराग्राफ ऑरली करवा रहा हूँ, m और 4m। जब कोलिजन होगी तो मैक्सिमम लॉस निकाल ही लोगे, वही हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, उसमें हाइड्रोजन चल रहा था। उन्होंने कहा कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ जिससे हाइड्रोजन एक्साइट हो जाए, हाइड्रोजन एक्साइट हो जाए। सुनिएगा, मिनिमम एनर्जी बताओ जिससे हाइड्रोजन एक्साइट हो जाए। तो पहला वाला आंसर, अरे मतलब ये 10.2 वाला नहीं, मतलब वो 10.2 के बराबर कर दो जो भी एनर्जी लॉस है। फिर उन्होंने कहा कि मिनिमम एनर्जी बताओ जिससे हीलियम एक्साइट हो जाए। तो जो भी एनर्जी लॉस था उसको हीलियम की मिनिमम एनर्जी के बराबर कर दो, 10.2 इंटू 4। फिर उनका दोनों एक्साइट हो जाए, मतलब इस टाइप के और भी गेम थे। तो दोनों एक्साइट हो जाए, तो इसको भी एक्साइट करना है, इसको भी एक्साइट करना है, दोनों की मिनिमम एनर्जी जोड़ के वो उस लॉस के बराबर कर दो। फिर उन्होंने कहा यहाँ तक एक्साइट हुआ, डी एक्साइट हुआ, ऐसे और भी चीज़ें थी, मतलब मैं तो एक मोटा मोटा बता रहा हूँ। अगर हाइड्रोजन और हीलियम टकराते तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो सकते हैं, तो दोनों डिफॉर्म हो सकते हैं, न्यूट्रॉन तो नहीं हो सकता बिल्कुल डिफॉर्म। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, एटॉमिक कोलिजन, आई होप आपको क्लियर करवा दी। अब है अगला, इलेक्ट्रॉन इन ए ट्यूब। इलेक्ट्रॉन इन ए ट्यूब, वो कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही दूंगा। इलेक्ट्रॉन इन ए ट्यूब जनरली ऐसा आता है, बहुत लल्लू सा है कॉन्सेप्ट, कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है x बराबर 0 और x बराबर a, अगर अगर नोड्स हैं, ठीक है, आप इन्हें एंटी नोड्स भी मान सकते हैं, किसी दिन वो एंटी नोड्स दे दें। तो नोड है, इलेक्ट्रॉन इनके बीच में ऑसिलेट कर रहा है, और इतनी हाई स्पीड से कर रहा है कि उसका वेव नेचर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन x बराबर 0 और x बराबर a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर मानते हुए दोनों जगह अगर नोड बनाना है तो उसकी वेवलेंथ क्या क्या हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो आपको पता है कि अगर दोनों जगह नोड बनाने हैं तो जो उनके दो बार ये कॉन्सेप्ट वो यूज कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट बहुत लल्लू है, इससे डायग्राम क्यों नहीं बन रहा, मैं क्या, आप दुनिया आपकी बात नहीं मान रही हो तो अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। बार बार वहाँ एंड नहीं हो रहा था। तो अगर दोनों जगह नोड है, तो, तो आपके इंटीजर नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, ये पांच लूप है। तो मैं कह सकता हूँ एन लूप्स बन रहे हैं, एन लूप्स। तो एक लूप की लेंथ होती है मतलब λ/2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वो बहुत बार दाग चुके हैं, तो इसलिए मैं इसका हल्का सा रिकैप करवा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन इन ए ट्यूब, इलेक्ट्रॉन इन दिस, इलेक्ट्रॉन इन दिस, दैट दैट, या जीरो से ए, पैराग्राफ है अगेन, पैराग्राफ है अगेन, और बहुत छोटी छोटी बातों पे पैराग्राफ है। मॉडर्न में पैराग्राफ बहुत लंबा आता है, बच्चे पढ़ के डर जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। ठीक है, पूरी मॉडर्न आनी चाहिए। आसान मतलब ऐसा नहीं है कि भैया 10th के बाद 2 साल सो रहे थे और सीधे पेपर देने गए और हो गया, नहीं भैया, मॉडर्न आनी चाहिए एकदम बेसिक से। ठीक है, तो n इंटू λ/2 बराबर a, तो यहां से मेरा लैम्डा आया 2a/n, 2a/n। ठीक है, और ये आ गई वेवलेंथ, और जो वेवलेंथ होती है दैट इज h/√2m के ई, के ई की जगह ई लिख रहा हूँ, एनर्जी, एनर्जी n, ई एन मतलब nth nth एक्साइटेड, मतलब nth एनर्जी। ठीक है, क्योंकि मतलब एन लूप बन रहे हैं तो इसको ई एन बोल दिया, एक लूप बन रहा है तो इसे ई वन बोल दूंगा। तो यहां से ई एन क्या आएगा बताओ, ई एन, ई एन क्या आया, h²/2m λ²। तो ई एन बराबर h²/2m, बस लैम्डा की वैल्यू रख दो, तो 2a का होल स्क्वायर और ऊपर n², दैट्स ऑल। ये आ गई nth। अब उन्होंने पूछा कि फर्स्ट एनर्जी बताओ, सेकंड एनर्जी बताओ, एक्साइटेशन एनर्जी बताओ। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होती है ग्राउंड से फर्स्ट, तो ग्राउंड से फर्स्ट का डिफरेंस ले लो। फिर उन्होंने कहा हमें कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा, तो मैंने आपको कहा था ना बोर के तीनों पोस्टुलेट रट के जाओ। उन्होंने कहा कि ग्राउंड से एक्साइटेड, ग्राउंड की एनर्जी बताओ, एन को 1 रख दो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एन को 2 रख दो,
इनका डिफरेंस बताओ, इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, उन दोनों को सेपरेट कर दो। कितनी एनर्जी का नहीं, कितनी वेवलेंथ का फोटोन चाहिए होगा, तो इस एनर्जी को फोटोन की एनर्जी के बराबर कर दो, hc/λ, दैट्स ऑल। तीनों क्वेश्चन खत्म उनके, पैराग्राफ ऑरली खत्म कर दिया, डन। अब इसे वो और बता चुके हैं कि ट्यूब में है, ये है, वो है, तो मैंने डराने के लिए ये शब्द यूज किया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लल्लू साइड डिब्रॉय वाला खेल है। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड टू अ ट्यूब ऑफ लेंथ एल, इट्स पोटेंशियल इन फर्स्ट हाफ ऑफ ट्यूब इज जीरो, ठीक है, while the potential in other half is 12 electron volt. Total energy of electron is 16 electron volt. मुद्दा यही है, यहाँ मैंने ज्यादा शिकार किए, ये है ही नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ मैंने, उन्होंने जो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी देके काइनेटिक एनर्जी निकलाई थी, बस वो है। फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और मुझे पोटेंशियल एनर्जी ही चाहिए, नहीं मुझे काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए डिब्रॉय वेवलेंथ निकालने में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स ऑल। और डिब्रॉय वेवलेंथ होती है h/√2m/ke, एज सिंपल एज दैट है, खत्म बात, फिनिश। निहायत ही लल्लू सवाल है, निहायत ही लल्लू सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ आया। मॉडर्न डराता बहुत है, बच्चों को समझ नहीं आता, चमकता नहीं, क्योंकि बच्चों को लगता है ना फिजिक्स फील होनी चाहिए। फिजिक्स लॉजिक और मैथ से चलती है, इमेजिनेशन से चलती है, कॉमन सेंस से नहीं चलती। कॉमन सेंस कॉमन आदमी के पास होता है ना, क्लियर। तो λ2/λ1 जो भी लॉन्गेस्ट होगा, जो भी शॉर्टेस्ट होगा, मेरे को तो काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2 लिखनी है। उन्होंने कहा है कि लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, तो मैं तो सीधे सीधे इस रेशियो को बड़ा ही लाऊंगा ना भाई, ये बड़ी वेवलेंथ है, छोटी है। काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो एक चीज बताइए, टोटल एनर्जी कितनी है, मुझे बताइए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी उन्होंने बोली है 16, 16 माइनस यू कर दो, तो पहले हाफ में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो 16 माइनस जीरो, 16 माइनस जीरो 16 डिवाइड बाय, और दूसरे हाफ में 12 है, तो 16 - 12 4। आप बोलेंगे सर 4/12 क्यों नहीं, 12/4 क्यों नहीं, अरे उन्होंने लॉन्गेस्ट बाई शॉर्टेस्ट पूछा है, इतना तो दिमाग लगा लो, दैट्स ऑल, फिनिश। हाँ, वो λ1/λ2 पूछते या λ2/λ1 पूछते तो मैं फिर कहता कि 1:2 या 2:1। उन्होंने तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, तो ऑब्वियसली बात एक से बड़ा नंबर ही आएगा, दैट्स ऑल, फिनिश क्वेश्चन, क्लियर। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन इन ए ट्यूब मैंने क्या किया, आपको एक्स्ट्रा बता दिया, क्लियर। ये nth एक्साइड nth जो भी कह लो क्वांटम नंबर, या उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, nth स्टेट कह लो, स्टेट इज अ बेटर वर्ड, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, और एक्साइटेशन एनर्जी बता दिया, दोनों का डिफरेंस, और कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा, जो भी एनर्जी गैप है दैट इज इक्वल टू hc/λ, बोर का थर्ड पोस्टुलेट। आइए पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़िए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, पैराग्राफ पढ़ लीजिए। According to quantum mechanics, stationary state of quantum harmonic accelerator only the allowed energy are n-1/2 h ओमेगा, ठीक है। Where the h is classical angular frequency and अच्छा ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन ऐसे पढ़ने में, क्लासिकल एंगुलर फ्रिक्वेंसी, अच्छा क्लासिकल एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लाते हैं, एसएम पढ़ा है, तो एसएम में जो ओमेगा आता है, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम का आता है √k/m, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल न्यूटोनियन, ये मॉडर्न साइंस है, दोनों अलग है। लेकिन उन्होंने कहा भैया जो क्लासिकल ओमेगा आती है हमें वो ही रखना है, तो उन्होंने एनर्जी ऑफ एनर्जी दिया है, कोई भी एसएम का सवाल फंसा दे, बस मुझे उसमें ओमेगा लाना है। एन को मैं रखूंगा 1, तो मेरी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी, एन को रखूंगा 2, तो मेरी फर्स्ट एनर्जी आ जाएगी, ऐसे चलता रहेगा, दैट्स ऑल, और क्या, ठीक है। नोट दैट ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज हाफ, वो मैंने कह ही दिया था आपको। 1 to spring ought not to rest, consequences and uncertainty on spring cannot be brought to rest, and atomic mass on spring cannot be brought to rest, the consequences of uncertainty principle। चलो देख लेते हैं क्या है। In most metal, the atomic ions regular arrangement called crystal lattice, the conduction electron in the sea of electron move through this lattice. Figure is one-dimensional model of crystal lattice. The ion have mass m, charge E and equilibrium separation B, ठीक है। और ये कह रहे हैं ऐसा ऑसिलेट होगा, थोड़ा सा ये फेडेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उन्होंने कहा बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उन्होंने कहा क्वांटम इंटेग्लेंटमेंट होता है, उन्होंने कहा ये होता है वो होता है, लेकिन इस मॉडल पे सोचते हैं,
बातें बहुत बड़ी बड़ी करके कह रहा है, वो इसमें सोचता है, तो ऐसा होगा कई बार। 3-4 लाइनें उन्होंने ऐसे ही लिख देता है फेंकने के लिए। मतलब वो ठीक है, वो कह रहा है कि भैया इन मोस्ट मेटल द एटॉमिक आयंस फॉर्म अरेंजमेंट कॉल क्रिस्टल लैटिस, बड़ा सा लैटिस बनाते हैं। हमारा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस लैटिस। यहाँ तक भी बढ़िया, एकदम दिमाग खराब चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर में एक इलेक्ट्रॉन तैर रहा है बेचारा, कैसे डूबने से बचेगा। फिर उन्होंने कहा वन डायमेंशनल मॉडल पे आ जाओ, दो चार्ज है, उसके बीच में एक चार्ज है, खत्म बात, इलेक्ट्रो का सिंपल सवाल। तो ऐसे ही होता है। मास m है, चार्ज e है और इक्विलिब्रियम सेपरेशन b है, ठीक है। तो इन सब पे चार्ज e है, ठीक है, इन सब पे चार्ज e है और पॉजिटिव है तो e है। इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली बात है, इक्विलिब्रियम में होगा, ये दोनों फिक्स मानने पड़ेंगे, नहीं तो इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकते, तीनों पॉजिटिव चार्ज, ये कैसे इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। मैं मान रहा हूँ शायद इसकी बात कर रहे हैं वो। आगे बढ़ता है। If the middle charge is displaced a very small distance from its equilibrium position while the outer charge remain fixed, the net force experienced by the middle charge। आ गए अपने लेवल पे। उन्होंने बातें बड़ी बड़ी की है भाई साहब, टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं हम, वो भी कर सकते हैं। बेटा दो और दो बता दो, 2+2 बताओ। 5 लाइनें बोली, बहुत बहुत जबरदस्त वाली। फिर लास्ट में पूछा दो और दो बता दो। जब तक 2+2, बच्चे का दिमाग खराब हो चुका था है कि यार, अब उसको 2+2 में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये इलेक्ट्रो का सवाल है। अब इसके आगे पैराग्राफ है तो ऑब्वियसली बात है मॉडर्न में फंसाएंगे, मुझे लगता है वो जो उन्होंने बोला था ना, ई एन बराबर एन माइनस हाफ इंटू एच ओमेगा, यही बोला था ना। ये रहा एन माइनस हाफ इंटू एच ओमेगा, इसमें वो ओमेगा निकला के रख देंगे। कुछ नहीं करते, वो सिंपल ऐसा ही खेलता है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है जो क्लास नोट्स में होता है, ज्यादातर बच्चों के क्लास नोट्स में होगा। ये ई इसको यहाँ से इक्विलिब्रियम से एक्स खिसकाया, इक्विलिब्रियम से एक्स खिसकाया, तो ये चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हो गई b प्लस एक्स और ये वाली डिस्टेंस हो गई b माइनस एक्स। दैट्स ऑल, है ना। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स निकाल लो। उन्होंने नेट फोर्स ही पूछा है, ठीक है। एक्स के ऑपोजिट आएगा क्योंकि फोर्स इधर आएगा, तो ऑब्वियसली बात है अभी मैं साइन, अगर आप दिस माइनस दिस करेंगे, एक्स की डायरेक्शन वाली लेंगे तो क्या होता है, के क्यू स्क्वायर, के ई इंटू ई डिवाइड बाय, अच्छा एक्स की डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये माइनस लाने का तरीका होता है, वरना तो कई बार माइनस नहीं आता, क्योंकि बच्चे कहते हैं फोर्स इधर आया। जब आपने फोर्स की डायरेक्शन ले ली तो एस में माइनस नहीं आता इन जनरली, तो उससे घबराना नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तरीका क्या होता है माइनस लाने का, जिधर एक्स है उधर वाले फोर्स को भी पॉजिटिव मानो, तो फिर माइनस आएगा, के ई अपॉन बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला फोर्स उसके ऑपोजिट है, तो माइनस के ई डिवाइड बाई बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा एल्शियम, थोड़ा कैल्शियम, थोड़ा पोटेशियम, के ई स्क्वायर कॉमन, ऊपर क्या बचेगा, बी माइनस एक्स, और दिस ये घटाऊंगा, बी स्क्वायर घटेगा 2bx, तो -4bx लिख देता हूँ, खत्म करें, ठीक है। नीचे वाला बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बहुत छोटा है इग्नोर मारूंगा, तो b⁴, b⁴ तो b³ बच गया, तो 1/4 ये की तैयारी जो कर रहा होगा बच्चा, उसकी कैलकुलेशन इतनी तेज होगी ही। अरे b⁴ की जगह क्या जाए, अरे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे वाला एक्स को इग्नोर मार दिया, फोर्स क्या आ गया मुझे बताओ, -e² डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट b³, ठीक है। इस माइनस को भी थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अरे भाई साहब, आपको क्या दर्द हुआ यार, ये क्या है भाई। अभी कह रहा है हम क्वेश्चन रखेंगे तो इसको उड़ा देंगे। ई क्या है भाई, जबरदस्ती का पंगा ले रहे हो हमसे। इसको मिटाएंगे हम, तो क्वेश्चन मिटा देंगे हम। अबे यार ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी ही करती है कई बार, दिमाग खराब करती है। आहा, एक माइनस को शांति से बाहर लाना चाह रहा था, मैं फटाक से वापस लिख देता हूँ। फटाक से, यहाँ से दूरी है b प्लस एक्स, ये दूरी है b माइनस एक्स, ठीक है। और x इधर खिसका है इक्विलिब्रियम से, फटाफट फटाफट लिख रहा हूँ, है ना। फोर्स आएगा आपका के ई स्क्वायर बाई
बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर बाई बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे को एक्सप्रेशन याद ही नहीं होगा और मैं कुछ उल्टा लिख दूंगा तो पैराग्राफ है, चक्कर ही है, पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ बिखर जाएगा। और नीचे बचा बी क्यूब, सही है। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट कर दूंगा, बी क्यूब और इधर बचा था -4bx, माइनस अब बाहर ही लिख देता हूँ, 4bx, बी कट गया, 4 बचा है अभी 4x, तो यहाँ से आ गया मेरा फोर्स बराबर ये माइनस अंदर बचा ई स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट बी क्यूब इंटू एक्स, दैट्स ऑल। ढूंढ लो ई स्क्वायर, 4 नहीं आना है, 2 नहीं आना है, ये है, इसमें बी क्यूब है, इसमें बी के बाद 4 है और एक्स स्क्वायर है, नहीं, तो सी आंसर आ गया, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा निकाल के रख लो भैया, आगे काम आने वाला है ओमेगा, अंडर रूट ऑफ, अच्छा ओमेगा क्या होता है ये सबको पता है, ये होता है के बेटा, एफ और एक्स के बीच का मसाला होता है के। ओमेगा हमेशा होगा, हमेशा होगा अंडर रूट के बाई एम, कितना होगा, अंडर रूट के बाई एम, तो के ये रहा, तो ई स्क्वायर बाई एम पाई एप्सिलॉन नॉट बी क्यूब, ये ओमेगा होगा बेटा। ओमेगा, अच्छा आप बोलेंगे सर स्प्रिंग मास सिस्टम का होता है, नहीं बेटा ये स्प्रिंग मास सिस्टम का नहीं होता ओमेगा, अंडर रूट के बाई एम दुनिया में हर किसी का होता है, के हम वहां सिर्फ स्प्रिंग का मानते हैं, के मैं हमेशा बोलता हूँ एफ और एक्स के बीच का मसाला के है बेटा, खत्म बात, एफ और एक्स के बीच का मसाला के है, दैट्स इट, जो यहाँ आ रहा है, दैट्स इट, खत्म बात, फिनिश डन। आओ मेरे, if this crystal consists of aluminum ions of mass m and with equilibrium spacing b, ठीक है, एल्युमिनियम आयंस मान लेता हूँ, मास m है, इक्विलिब्रियम b है, एनर्जी ऑफ सेकंड लोएस्ट वाइब्रेशन स्टेट, मेरे को पता ही था पूछेंगे, सेकंड लोएस्ट होगा E2, लोएस्ट होगा ग्राउंड स्टेट, सेकंड लोएस्ट होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो 2 माइनस हाफ इंटू एच ओमेगा, दैट्स ऑल, सवाल खत्म। तो 3/2 एच, एक्चुअली मॉडर्न में जितने पैराग्राफ आते हैं ना वो सारे हिम्मत से होने वाले होते हैं, बस एम पाई एप्सिलॉन नॉट बी क्यूब, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ई स्क्वायर बाई एम पाई एप्सिलॉन नॉट बी क्यूब, दैट्स ऑल, ये आंसर, खत्म बात, फिनिश। अब इसको जिस भी फॉर्मेट में लिखना है लिख दो, ये क्या किस फॉर्मेट में है, उन्होंने ई बाहर लिया और एक बी बाहर लिया है, तो ये ई और बी बाहर लिया, तो 3HE, ठीक है सही बात है, 2 एक बी बाहर, अच्छा बी क्यूब को थोड़ी ला सकता, बी स्क्वायर आएगा, तो 1/m पाई एप्सिलॉन नॉट बी अंदर बच जाएगा, ये रहा 3HE/2b, 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 तो ये तो गलत हो गए, बचे अपने 2 AB और इसमें 4 ऊपर है, नहीं तो ये वाला सही है, ये गलत है, दैट्स ऑल, क्लियर 100%। एक क्वेश्चन और होगा पैराग्राफ में, वो भी कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ आपने देखा, इतना पैराग्राफ मैंने क्यों लेके आया, पैराग्राफ तो मेरे पास बहुत सारे थे और बहुत यूनिक थे, टाइम नहीं था, बहुत यूनिक थे, 2-2 पेज के पैराग्राफ थे, उसमें तो और मजा आता, उसमें मैंने उसमें लिखी हुई थी 16 या 18 लाइनें, उसमें से 3 लाइनें काम की थी, सिर्फ 3 लाइनें काम की थी, खत्म बात, 3 या 4 लाइनें खत्म थी, बस खत्म बात। जैसे वो लॉसन वाला क्वेश्चन आया था एक, कि वो रिएक्शन कब पॉसिबल होगी जब ये टॉय से ग्रेटर देन होगा, आया था ना जे एडवांस का पैराग्राफ, तो वो भी तो बहुत लल्लू था, सिर्फ 2 या 3 लाइनें काम की थी, खत्म पूरा पैराग्राफ। बीच में वो बहुत सारी बातें कहते हैं कि मैं जो है शिमला भी घूमने गया था, फिर वहां से जो है अमेरिका भी चला गया, फिर ब्रिटेन चला गया, अच्छा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन का ये होता है, बीच में बोला, फिर आगे फिर अपनी कहानी सुनानी शुरू कर देता है, तो आपको वो, अरे एक बड़ी फेमस लाइन है, रीड बिटवीन द लाइंस, तो वो बहुत बहुत काम आता है ऐसे बड़े पैराग्राफ में, काम की बात ढूंढो, सिर्फ ये मेरा मैसेज था इस पैराग्राफ से, ठीक है। और भी थे लेकिन क्या वो 2-2 पेज के थे, तो मैंने कहा यार अब ठीक है, एक सिंबॉलिकली लेके आया कि पैराग्राफ आ रहा है तो ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन मेरा पर्पस है ही नहीं, क्या ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं, मैंने क्वेश्चन में ये सिखाया कि काम की बात ये 2 ही थी, एक तो मैंने EN पे ध्यान दिया और एक उन्होंने कहा कि यार बहुत कुछ होता है लेकिन हम इसे सिंपल मॉडल समझेंगे, बस दैट्स ऑल, इन 2 में मेरा काम खत्म हो गया, फिनिश। व्हाट वेवलेंथ फोटॉन्स आर इमिटेड, वही फोटोन, अगर ये थर्ड लोएस्ट से सेकंड लोएस्ट आया तो इन दोनों के एनर्जी के गैप के बराबर को फोटोन की एनर्जी के बराबर कर दो, सेम जेई का रेप्लिका है, ठीक है। थर्ड लोएस्ट, तो थर्ड लोएस्ट हो गया E3 माइनस E2, E3 माइनस E2, क्या सही है, थर्ड लोएस्ट, और थर्ड लोएस्ट क्या होगा, अपना फॉर्मूला क्या था, n माइनस हाफ इंटू एच ओमेगा, है ना, एच ओमेगा,
एक बार आएगा 3/2 एच ओमेगा और एक बार आएगा 5/2 एच ओमेगा। तो बेसिकली ये आ गया आपका एच ओमेगा, ये आ गया यार बस, और क्या, एच ओमेगा आ गया, दैट्स ऑल। एच इंटू ओमेगा, तो पिछला वाला आंसर ही एज इट इज चिपकेगा, बस ओमेगा था अपना E² / πm ε0 पी क्यूब, खत्म, दैट्स ऑल, फिनिश। लो जी भैया, सी कहां से आ गया? अरे ये तो एनर्जी डिफरेंस आया है, सॉरी सॉरी शक्तिमान, इसको किसके बराबर करना है? फोटोन की एनर्जी की, ये तो एनर्जी डिफरेंस लिखा है Hc/λ, मेरे को लगा सी कहां से आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल, यहां से वेवलेंथ आ गई, खत्म बात, फिनिश। अब जो भी आंसर है टिक कर लो, एच एच कट गया तो लैम्डा इधर लाओ, तो सी मल्टीप्लाई बाई, और कुछ बी भी बाहर लेना है क्या? हाँ बी बाहर लेना है इनको, इनको ई भी बाहर लेना है, तो अंदर अंडर रूट में क्या बच रहा था? बी³ में से बी² बाहर आया, तो πm ε0 b। अरे यहाँ मैं भूल गया था, मतलब एनर्जी गैप निकाल दिया था, उन्होंने कहा कि इसको फोटोन फोटोन की वेवलेंथ पूछा है, तो मैंने वही कहा था फोटोन की एनर्जी के बराबर कर दो Hc/λ। तो C/E m πε0 b, पहला ही सही लग रहा है, तो दूसरे में गलती देख लेते हैं, इसमें 2 आ रहा नहीं है, C/B/E ये तो सही लग रहा है, अच्छा 2 अंदर डाल दिया इसमें, इसमें ये रहा, तो फिर यही सही है, बाकी सब गलत है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ के ना? चेक कर लो, 100%। इज इट क्लियर? चलिए तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये पैराग्राफ था, मैंने आपको कहा है कि मॉडर्न में रीडिंग एबिलिटी डेवलप करनी है और काम काम की बातें छाटनी है। बड़े पैराग्राफ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, जेई का इतिहास रहा है, उन्होंने बड़े बड़े पैराग्राफ दागे हैं, और जब भी दागे हैं इन जनरली वो आसान ही थे, सिर्फ काम की बात अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए एक्सरे, एक्सरे का सवाल है। एक्सरे फ्रॉम ए ट्यूब विद टारगेट ए एटॉमिक नंबर Z शोज स्ट्रॉन्ग K लाइन फॉर टारगेट A एंड वीक K लाइंस फॉर इम्प्योरिटीज। वेवलेंथ ऑफ K अल्फा इज दिस, और λ1 λ2 इम्प्योरिटी के लिए है। ठीक है, तो आपको इम्प्योरिटीज बताना है। K अल्फा के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 लेना है, मतलब B आपको 1 लेना है। ठीक है, मतलब आपको मॉज़ले लॉ की प्रैक्टिस है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं सिखानी मुझे, सीधा क्वेश्चन है। तो दिस बाई 4 है और ये दिस 1/4 है, ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे मेरे हिसाब से, आपको पता है मतलब मॉज़ले लॉ, तो रूट न्यू इज इक्वल टू A z-b। ठीक है, ये बन जाएगा आपका A z-1। स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है 1। ठीक है, वैसे भी बाय डिफॉल्ट इन जनरली K लाइंस के लिए, K अल्फा लाइंस के लिए हम B को 1 मानते हैं, A K अल्फा लाइन के लिए सेम होगा चाहे जो मेटल हो, ये तो सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको पता ही है। ठीक है, और इस रूट न्यू को लिखते हैं अंडर रूट Hc/λ। ठीक है, तो यहां से लैम्डा जो निकल के आता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z-1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्यों लेना, रीजन क्या है, आने के चांसेस रहते हैं, दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो क्या आएगा मुझे बताएंगे, λz/λ1। ठीक है, शायद उन्होंने यही बोला है, λz/λ1। ठीक है, और λz/λ2, ये 4 है और ये 1/4 है, इजिकल टू दे रखा है उन्होंने 4:1। इसको मैं क्या लिखूंगा बताएंगे, इनका सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखना है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो मुझे पता ही है, Z-1 है, सॉरी Z-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर जो आएगा, ऊपर इसको मैं मान लेता हूँ Z-1 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो बहुत ही लल्लू सा सवाल है, दैट्स ऑल। आप जैसे ही करेंगे मेरे हिसाब से आंसर है Z-1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ Z-1। अच्छा मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया, अब बोलेंगे सर माइनस वाला पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि Z 1 से बड़ा ही होने वाला है, तो Z1 कितना आने वाला है यहाँ से, 2Z-1, दैट्स ऑल। Z1 आ जाएगा आपका 2Z-1, तो Z1 इम्प्योरिटी, फर्स्ट इम्प्योरिटी 2Z-1, दैट्स ऑल। ठीक है, ऐसे ही दूसरे की निकाल लेते हैं, दूसरे की निकाल लो, तो आसान क्वेश्चन है, सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेने का पर्पस था और कुछ नहीं। ठीक है, और ये आ जाएगा 1:4, तो ये मैं लिख दूंगा Z2-1/Z-1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो यहाँ से आपका इस बार आ जाएगा Z2-1 बराबर हाफ ऑफ Z-1, तो Z2 आ जाएगा आपका Z/2, ये उधर गया तो 2 कर देता हूँ, तो Z/2 माइनस हाफ प्लस हाफ हो जाएगा, तो Z + 1/2 इज द आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है,
आने की पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इज इट क्लियर। लेकिन अगर बाई चांस आए तो क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि मैं मॉडर्न में और थर्मो में दोनों में इजी इजी क्वेश्चंस भी लूंगा, तो इजी इजी क्वेश्चंस भी लूंगा, ठीक है, क्लियर। तो अब देख लो जो भी आएगा, क्या आया, z+1, z+1/2, दैट्स ऑल, क्लियर। इसमें एक और क्वेश्चन है, इन एक्सरे एक्सपेरिमेंट टारगेट इज मेड ऑफ कॉपर हैविंग सम इम्प्योरिटी के अल्फा लाइन, ऑब्जर्व दैट के अल्फा। अच्छा ये शायद मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया, ये प्रैक्टिस के लिए दे दिया। इसका आंसर जो भी होगा मैं लास्ट में कैलकुलेट करके छोड़ के दे दूंगा, मतलब मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन है। अब आ गए हम न्यूक्लियर फिजिक्स पे। न्यूक्लियर फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी मैंने बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने चीज़ें कवर की है, ठीक है, एंटायर कवर की है, बिल्कुल बेसिक बात भी ली है, वही थर्मो वाला हिसाब है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, और जहां जहां एरर्स हो सकती है वो याद दिलाते चल रहा हूँ। जैसे पोजीशन ऑफ वन ड्यूट्रॉन है, हीलियम है और लिथियम है ना, बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, एनर्जी रिलीज्ड। पहला क्वेश्चन मेरा इस पर्पज से है, इस पे भी जेई बहुत सवाल पूछ चुकी है, ग्राफिकल वगैरह। देखिए वो ग्राफ देती है किसके बीच में, ये याद रखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, ये याद रखिएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। जे इस पे बहुत क्वेश्चन दाग चुके हैं, आप पीवाई के उस पे जाके देखिए, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। याद रखिएगा एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट्स ऑल, यही बताना था, ठीक है। इसमें देखिए जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी, बच्चों को लगता है ऐसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ कैसे गई, एनर्जी तो रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बाइंडिंग एनर्जी क्रेडिट कार्ड है, जब आप पैसा खर्च करोगे तो क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ेगा, ये अकाउंट नहीं है कि आप पैसा खर्च करोगे तो पैसा आपके अकाउंट से कम होता जाएगा, ये क्रेडिट कार्ड का बिल है। तो जितना पैसा खर्च करोगे क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो आपने और खर्च कर दी तो आप तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी एक्सोथर्मिक में बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। और जेई में एक स्टैंडर्ड याद रखिएगा, जेई ने जैसे पैराग्राफ भी पूछा था, एक आगे भी वो एक क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ था न्यूक्लियर में, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स का मास दिया हुआ था, ठीक है, और पूछा था कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। उन्होंने कहा था कि हीलियम इसमें कन्वर्ट हो सकता है, कार्बन इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे ऐसे आप पैराग्राफ ढूंढ के कीजिएगा, अच्छा पैराग्राफ है। तो उसमें आपको केमिस्ट्री नहीं लगानी थी, सिर्फ फिजिक्स लगानी थी, ठीक है। हम ये मानते हैं बाय डिफॉल्ट, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा 100%, हम ये मानते हैं आइडियली कि जो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, जहां क्यू पॉजिटिव है, जहां एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है, तो उसी को टिक करना था, दैट्स ऑल। तो आपको उन 4 रिएक्शन का क्यू निकालना था। तो क्यू 2 तरीके से आता है, वो दोनों तरीके का एक एक सवाल ले लिया। एक तो बाइंडिंग एनर्जी दी जाती है, जो भी जेई में भरे पड़े हैं क्वेश्चन, और एक दी जाती है मास, जो भी रिएक्शन में एलिमेंट काम आ रहे हैं उनके मास, दैट्स ऑल। ये 2 ही तरीके हैं, कोई तीसरा तरीका है ही नहीं, ठीक है। दोनों तरीकों पे वो घूम घूम के क्वेश्चन देते रहते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को एक एक क्वेश्चन पिक किया है। आसान है, बिल्कुल है, और बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें याद रखिएगा बाइंडिंग एनर्जी किसी भी एलिमेंट की, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एलिमेंट जो होगी, ये कॉमन गलती कर देते हैं बच्चे, एलिमेंट, वो होगा ए इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आपको डेटा में हमेशा, आप देखिए यहां पर भी आपको न्यूक्लियन ही दिया है, न्यूक्लियन, ठीक है, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही दी गई है, ठीक है। तो अब आपको क्यू निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन है मुझे बताइए, प्रोडक्ट कौन है इस रिएक्शन में, हीलियम और न्यूट्रॉन। इस रिएक्शन को लेने का एक और पर्पस है, मान लीजिए न्यूट्रॉन निकले या आपका प्रोटॉन निकले या आपका और क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकले, अच्छा पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सब जब निकल रहे हैं तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये न्यूट्रॉन अकेला है, बाइंडिंग एनर्जी तब होती है जब 2 लोग बाइंड करते हैं, तो न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये किसी के साथ होगा तभी तो बाइंडिंग एनर्जी होगी, सिंगल प्रोटॉन की भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन ऐसा लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्लियर हो जाए, तो न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, प्रोडक्ट में सिर्फ हीलियम है, हीलियम के में, एक हीलियम में 4 न्यूक्लियन है, तो टोटल 8 हुए, 8, यहां आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलने वाली है, तो 8। इसलिए मैंने कहा ना छोटी छोटी एरर्स, और इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, तो इसलिए मेरा पर्पस था कि इसको लिया जाए। हीलियम की उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है 7, आपको पर न्यूक्लियन ही मिलने वाली है, ठीक है।
माइनस, अच्छा मतलब न्यूट्रॉन की नहीं लिखनी मेरे को, ध्यान रखिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। माइनस, अब मेरे को लिखना है डी की, डी में न्यूक्लियन कितने, 2। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4 है ना, नहीं 4 और 2 हीलियम एटम है तो 8 हो गए। 2 इंटू इसकी है 1 प्लस लिथियम के 7 है, 7 इंटू लिथियम की एनर्जी कहाँ है, बीच में फंसाई हुई है, मान लेता हूं कुछ यहाँ है। अब उन्होंने दिया नहीं है तो मैं 5.5 मानने के लिए आ जा दूं, वैसे तो सही से दे देते तो अच्छा है, कंट्रोवर्सी हो जाती है, वैसे तो जेई वाले सही से दें तो बढ़िया ही है। तो ये आ गया 56, ठीक है, माइनस 2 इंटू 35, 35 और 35 और 3.5 और जोड़ो तो 38.5, 38.5 और 40 तो 40.5, तो ये आ गई आपकी 15.5 MeV, क्योंकि सारी एनर्जी MeVs में है। अब उन्होंने आंसर SCQ दिया है, तो फिर मेरे पास, अच्छा वो 5.5 नहीं लेके अगर थोड़ा छोटा नंबर ले लूं, थोड़ा छोटा नंबर ले लूं तो ये आ सकता है 16, ठीक है, तो फिर यही मान लेते हैं, यही मान लेते हैं। अच्छा क्लियर, अरे आंसर की रेंज निकाल लो ना। ये इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 5 और 6 के बीच में ना, तो 7 और 5 35, 35 2 37, 37 इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, 37 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 56 में से 37 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 37, तो 3 इधर और 16 तो 19, 19 से लगाकर, अच्छा 19 मैक्सिमम लिमिट है, और फिर इसकी एनर्जी कितनी जा सकती है, 6, तो 42, 42, 42 और 2 44, 44 इसमें से घटाऊंगा तो 12, 12 से 19 के बीच में, तो आंसर होना चाहिए 12 से 19 के वैसे बीच में, यही है, वैसे भी 15.5 का नियर यही है, तो यही आंसर है, खत्म। तो मैंने क्या कहा, बाइंडिंग एनर्जी जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उसे ही हम एनर्जेटिकली फेवरेबल मानते हैं। जेई बहुत सारे क्वेश्चन दाग चुका है, आप जेई के PYQs कीजिए न्यूक्लियर फिजिक्स के, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे और मेरे हिसाब से अब तक आपने किए भी होंगे, तो ये मस्ट रिकैप है, इसलिए लिए आसान है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो बोलते हैं कि ये एक्स वाई में कन्वर्ट होगा या वाई एक्स में कन्वर्ट होगा, आपको केमिस्ट्री लगानी ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं, एनर्जेटिकली फेवरेबल है या नहीं, तो क्यू पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये बिल्कुल रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल है, न्यूट्रॉन की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, तो ये क्यू है, दैट्स ऑल, फिनिश, क्लियर। आइए अगला सवाल, मैंने मास का लिया होगा डैम श्योर, छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं, बिल्कुल छोटे 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 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। अगला है मास का, द रेडियो न्यूक्लियाइड कार 6C11 डीके बाई बीटा प्लस इमिशन, ठीक है, और ये बोरॉन बना रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास इतना, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, ये दे रखा है, और आपको क्यू वैल्यू ऑफ दिस डीके प्रोसेस दे रखी है, ठीक है। सुनिए, अब मैंने आपको कहा था अगर क्यू जो है यहीं पे, क्यू अगर मास के टर्म में लिखना है तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, उल्टा होता है इसका, इनटू, लेकिन इसमें सी स्क्वायर और होता है, क्योंकि E इजिकल टू MC स्क्वायर, वहां तो बाइंडिंग एनर्जी तो अपने आप में एनर्जी है, मास के टर्म में तो इंटू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को इससे रिप्लेस करना होता है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट लिख दीजिए, मास ऑफ प्रोडक्ट लिख लीजिए। एक्चुअली यहाँ एक बहुत काम की चीज होती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आपको मासेस लिखने होते हैं, ये मासेस आपको न्यूक्लियर मासेस लिखने होते हैं, क्योंकि ये सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस है, एटॉमिक मास नहीं लिखने होते हैं। कौन से मास लिखने होते हैं, न्यूक्लियर मासेस, कौन से, न्यूक्लियर मासेस, ठीक है। ये सारी न्यूक्लियर में है, ठीक है, इसीलिए अगर आप HCV अगर कर रहे हो तो उसमें आपने स्मॉल m कैपिटल M उनके सिंबल देखे होंगे, स्मॉल m मतलब वो न्यूक्लियर मास लिख रहे हो, और कैपिटल M मतलब एटॉमिक मास। आप बोलेंगे सर मतलब क्या हुआ, अगर मैं MC लिख रहा हूँ और MC लिख रहा हूँ, ये है कार्बन का न्यूक्लियस मास, मतलब कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, ये उसका मास है, वो जो 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, ये कार्बन का एटॉमिक मास है, मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन प्लस जो बाहर 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन सबका मिला के। अब बोलेंगे सर दोनों बराबर होते हैं, नहीं यार, यहाँ थोड़ा सा मास अच्छी खासी एनर्जी कन्वर्ट कर देता है, थोड़ा सा मास अच्छी खासी एनर्जी क्रिएट करता है, बहुत अच्छी खासी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, एक चीज याद रखिएगा, इसको आप सीधे, जैसे मान लो x प्लस वाई कन्वर्टेड इंटू जेड प्लस कुछ और नंबर बोल दो, एक्स वाई जेड कुछ और, क्या m तो m हो जाएगा, मान लो o बोल देता हूँ, o, ठीक है, ये है, ये है ऐसे, ठीक है, और प्लस क्यू एनर्जी, ओ को 0 पढ़ लोगे तो क्या ले, पी ले लेते हैं, प्लस क्यू एनर्जी है, ठीक है, जो भी लोगे,
तो याद रखना है आपको Q जो आएगी दैट इज m ऑफ x प्लस m ऑफ y माइनस m ऑफ z प्लस m ऑफ p। अच्छा, p फॉर प्रोटॉन भी होता है, तो बच्चे इसे प्रोटॉन समझ लेंगे। अरे यार, एक तो ये किसने ये कर रखा है, दिमाग की दही और हो जाती है ये। आहा, भाई डिजिटल बोर्ड, गलती हो गई, दूसरी बार गलती करवा रहा तो मेरे से वही सारा फ्लो टूट जाता है। Q बराबर m ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस m ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा x प्लस वाई इज कन्वर्ट इंटू जेड प्लस, कोई सिंबल बताओ यार, ए बी सी डी ई। ई कहीं काम आएगा क्या? ई एफ, एफ से तो कुछ नहीं होता ना, एफ ले लेते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलो डन, इस टाइप का कुछ है। तो याद रखिएगा क्या होगा, क्यू आएगा आपका एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम जेड प्लस एम एफ इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये स्मॉल एम मतलब न्यूक्लियर मास। अब आपको सारे डेटा मिलेंगे एटॉमिक, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, सिंबल भी गलत लिखे हुए हैं, एटॉमिक मास है सारे, ठीक है, ये सारे एटॉमिक मास होने चाहिए भैया। हाँ, ये इस इलेक्ट्रॉन का मास है, ये सब एटॉमिक मास होने चाहिए। तो अब एटॉमिक मास में भी ये रिएक्शन एज इट इज वैलिड हो जाती है, ध्यान रखिएगा, एज इट इज वैलिड हो जाती है। क्योंकि अगर रिएक्शन, अच्छा आपको किस किस का मास नहीं लिखना है, आपको फोटोन नहीं लिखना है, फोटोन, आपको न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो नहीं लिखना है, क्योंकि इन्हें हम मासलेस मानते हैं। वैसे रिसेंट डिस्कवरीज बताती है इनका मास होता है, मतलब रेस्ट मास, लेकिन अपने सिलेबस में जीरो है, तो अपने को जीरो मानने का, अपने को नई रिसेंट स्टडी में जाने का कि नई खोज क्या हुई। फोटोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इन सब का क्या कहते हैं, मास नहीं होता, तो इन सबको हटा दो, ये रिएक्शन में अगर लिखे हुए भी है तो उड़ा दो, कोई इशू नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये दो लोग आते हैं, पॉजिट्रॉन, ये दो लोग आते हैं, इनका मास होता है। ध्यान रखिएगा, बीटा प्लस डीके को सुन लीजिएगा ध्यान से, यहां बहुत काम की बात बता रहा हूं। अगर बीटा प्लस डीके है, बीटा प्लस डीके है, उसको छोड़ दो, तो अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके, अल्फा और बीटा माइनस डीके साथ साथ, के कैप्चर, इन सब में इलेक्ट्रॉन के मास कट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब कट जाता है, सब कट जाता है। बीटा प्लस डीके, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बीटा प्लस डीके को छोड़ दो, तो बाकी सब में ये एज इट इज कन्वर्ट हो जाता है। मैं यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ से आपको कंफ्यूजन होगा। 6C11 कन्वर्ट हुआ किसमें, 5B11 में। मतलब एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हुआ है, न्यूट्रॉन में। अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो 100% न्यूट्रिनो निकलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे यहाँ पे प्रोटॉन 6 थे, अब 5 ही रह गए, तो मतलब एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। ठीक है, न्यूट्रॉन जब भी बनेगा न्यूट्रिनो निकलेगा, और न्यूट्रॉन जब भी टूटेगा तो एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो नाम ही उसका इसीलिए एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन बन रहा है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता न्यूट्रॉन बन रहा है, प्रोटॉन तो कम हुआ, एटॉमिक मास नंबर तो वही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम तो वही है, प्लस ये बीटा डीके है 1E0 प्लस कुछ एनर्जी मेरा, और मान लो कुछ गामा भी निकले हो। ठीक है, इज इट क्लियर? याद रखिएगा, इसकी क्यू वैल्यू मैं सीधे वहां हटा देता हूं, इसकी क्यू वैल्यू यहां तक। अच्छा, फोटोन वोटोन इन सब का तो मास मैंने आपको बता ही दिया कि रेस्ट मास कितना लेना है, 0। मुद्दा बस इनका आता है कि ये कब इक्वेशन में आएंगे। अगर ये बीटा प्लस डीके है, बीटा प्लस डीके है, तो रोल प्ले करेंगे। तो मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ बोरॉन माइनस 2Me, ध्यान रखिएगा, इंटू सी स्क्वायर। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये लिखा ही सही नहीं तो फिर कैलकुलेशन ही गलत करोगे। अब तो क्या करोगे, सबका मास रख दो, वैल्यू रख दो, इंटू सी स्क्वायर कर दो, खत्म। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वापस बात बोलता हूँ। मान लो कोई और रिएक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, ZXA इस कन्वर्ट इनटू, मैं इलेक्ट्रॉन इमिट करवा रहा हूं, मतलब प्रोटॉन बढ़वा रहा हूं, प्लस -1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां टूटा है ये, प्लस Q, इसमें कौन इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन, ये बीटा माइनस डी के है, तो इसका Q क्या आएगा, याद रखिएगा, इसका Q आएगा मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y
इंटू सी स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास आपको नहीं लेना है, मैं यही कह रहा हूँ। बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन को भाव मत दो, ये कट जाएगा अपने आप, उसे कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट करके तो अभी नहीं सिखा पाऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाता है, सीधा आता है। लेकिन अगर यही बीटा प्लस है, सिर्फ एक रिएक्शन को ध्यान रखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास कटता नहीं है, वो है बीटा प्लस डीके। हर बीटा प्लस डीके पे 2 इलेक्ट्रॉन घटाने हैं। बीटा माइनस डीके करवाओ, कोई इलेक्ट्रॉन का मास जिंदा नहीं बचेगा, सब एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, कोई इलेक्ट्रॉन का मास नहीं, बिंदास। के कैप्चर है तब भी नहीं बचेगा, बचेगा किसमें? बीटा प्लस डीके में। और कितने बार क्या लिखना है ध्यान रखिएगा, जैसे यही इक्वेशन हो जाती है जेड एक्स ए जेड माइनस वन वाई ए प्लस, यहाँ पे पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है प्लस न्यूट्रिनो, तो यहाँ पे क्यू वैल्यू लिखी जाएगी एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 me, ध्यान रखिएगा, इंटू सी स्क्वायर। हर बीटा प्लस पे 2 me घटाने हैं अंदर, इसीलिए मैंने कहा मैंने क्वेश्चन वही लेके आया हूं जिससे मैं ज्यादा बातें कर पाऊं। आसान क्वेश्चन है, जेई में पूरा पैराग्राफ बिखरा पड़ा है और भी बहुत सारे क्वेश्चन बिखरे पड़े हैं क्यू वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का मास सिर्फ आपको कब लेना है ध्यान रखिएगा, बीटा प्लस डीके में 2 इलेक्ट्रॉन घटेंगे, दैट्स ऑल, खत्म बात। इसे प्रूव करवाते हैं। अब क्या करोगे, सबकी वैल्यू रख दो, एम का एम इंटू सी, तो 11.011434 माइनस इसका 11.00930, नहीं 9305, अच्छा कोई डिजिट नहीं छोड़ सकते भैया, यहाँ कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, और माइनस 2 me। वैसे तो हम क्या करते हैं, एम की वैल्यू कैलकुलेट करके याद रख के जाते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन मान लो उन्होंने दे दी तो कोई बात नहीं, उनकी वैल्यू उठा लेंगे भाई, वैल्यू उन्हीं की उठा लेंगे तभी तो आंसर आएगा, इंटू सी स्क्वायर 931.5 MeV, ये आंसर है। अब मैं जोड़ बाकी गुणा भाग तो नहीं करूंगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर बीटा प्लस डी के आता है कोई भी रिएक्शन हो, बीटा प्लस डी के आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करना है, इसके अलावा बीटा प्लस नहीं निकल रहा तो इलेक्ट्रॉन के मासेस अपने आप कट जाएंगे, एटॉमिक मास में लिखो बिंदास। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो को तो वैसे भी भाव नहीं देना है, इलेक्ट्रॉन को भी भाव नहीं देना है अगर बीटा प्लस डीके नहीं, अगर बीटा प्लस डीके है तो डबल भाव देना है, डबल 2 me। मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो 2 बेसिक चीजें मैंने उठा ली, ठीक है। अगला बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा, क्या किस पर्पज से लिया क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर मैंने नहीं लिखा, आंसर देख लूंगा जो भी आएगा, अब चेक कर लोगे, कैलकुलेशन तो खुद ही कर लोगे। Probability of disintegration per second of a nucleus in a given radioactive sample, probability of disintegration per second of a nucleus, अरे भैया बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया है। प्रोबेबिलिटी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इन डीके इन फर्स्ट हाफ लाइफ बताओ, सेकंड हाफ लाइफ बताओ, तो वो अपने आप में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें भी मैथ्स लगती है। मैंने जानबूझ के कुछ और ही स्टेटमेंट पूछा है, स्टेटमेंट डाल दे, एक न्यूक्लियस की टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मान लो एक यूरेनियम सैंपल है, रेडियो एक्टिव होता है यूरेनियम, जब अर्थ बनी थी तब से यूरेनियम है और आज तक डीके होता है, तो मान लीजिए 3 बिलियन साल से एक यूरेनियम का पर्टिकुलर एटम अब तक डीके नहीं हुआ। स्टार्टिंग में यूरेनियम बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे डीके होते हुए कम हो गया, ये हमारा एटम जिंदा है, ये हमारा एटम जिंदा है, तब भी जिंदा था आज भी जिंदा है। मेरा क्वेश्चन है कि इसकी स्टार्टिंग में टूटने की प्रोबेबिलिटी और अभी के टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्टार्टिंग वाली ज़्यादा होगी या अभी वाली ज़्यादा होगी। तो इन जनरली बच्चों का आंसर होता है स्टार्टिंग वाली, स्टार्टिंग में ज़्यादा लोग थे तो इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी, अभी कम लोग हैं तो इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी। एक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, एक न्यूक्लियस के टूटने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कांस्टेंट होती है और उसी का नाम होता है डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट का एकदम फंडामेंटल काम बता रहा हूँ, फंडामेंटल काम, ठीक है, याद रखिएगा। इंक्रीज प्रोपोर्शनल टू लाइफ, डिक्रीज विद लाइफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइफ टाइम। पता है एक न्यूक्लियस के किसी क्षण टूटने की प्रोबेबिलिटी होती है लैम्डा, किसी डीटी टाइम में टूटने की प्रोबेबिलिटी है लैम्डा। सुन के झटका लगाओ, हो सकता है कई बच्चों को ना लगाओ, उन्होंने बेसिक से बात पढ़ी हो, लैम्डा डीके कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल। अब बोलूँगा सर कैसे, चलो आपने एक लॉ पढ़ा है, मतलब रदरफोर्ड सॉडी लॉ, dN/dt बराबर मतलब माइनस लैम्डा एन, dN/dt होता है इस समय कितने टूटे, इस समय कितने टूटे, बराबर लिखते हो लैम्डा इंटू एन। आइए मैं आपको प्रूव करता हूँ, एक न्यूक्लियस के टूटने की प्रोबेबिलिटी है लैम्डा इंटू कितने लोग जिंदा है एन, तो इस समय एक न्यूक्लियस के इस क्षण टूटने की प्रोबेबिलिटी है लैम्डा, और कितने लोग जिंदा है एन,
तो कितने लोग टूटे होंगे, तो लैम्डा इंटू एन। हम लोग सर ये क्या किया, हाँ चलो सिक्का उछालो। सिक्के में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। मैंने 5 या 10 टॉस नहीं किया है, और अगेन मैं रोहित शर्मा भी नहीं हूँ, दो चीज़ों पर बात कर रहा हूँ। एक तो मैंने 5 या 10 टॉस नहीं किया, 20 टॉस नहीं किया, रोहित शर्मा भी नहीं हूँ भाई मैंने 1 करोड़ टॉस किया है। मैं लार्ज सैंपल पे खेल रहा हूँ, 1 करोड़ टॉस किया है। 1 करोड़ टॉस किया है तो हेड नियरली कितने आएंगे, नियरली हेड कितने आएंगे, तो 1 करोड़ इंटू हाफ। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो 1 करोड़ इंटू हाफ, तो यहाँ भी यही है। एक न्यूक्लियस के किसी सेकंड टूटने की प्रोबेबिलिटी होती है लैम्डा, ये यहीं से आता है, इंटू कितने लोग जिंदा है एन, दैट्स ऑल। तो ये बहुत ही बढ़िया, और ये तो वो पूछ भी सकते थे, बताओ कितनी है, हाफ टाइम दे देते, बच्चे कहते हैं ये कितनी है, लैम्डा के बराबर है। तो क्वेश्चंस मैंने वैसे ही सेलेक्ट किए हैं। हाँ क्वेश्चंस इजी और साइड लिए हैं। वैसे तो मॉडर्न, मैं हमेशा बोलता हूँ मॉडर्न अगर बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, उसके नोट्स बहुत अच्छे बने होते हैं, तो मॉडर्न का क्वेश्चन यही कि मैं गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। उसके नोट्स बहुत कायदे से बने होने चाहिए, एकदम सिस्टमेटिकली हर चीज़ डेप्थ वाइज क्लियर होनी चाहिए। जेई आपको घुमाएगा, आप नहीं घूम पाएंगे। मॉडर्न सबसे सॉफ्ट टारगेट है, तो बच्चों को लगता है कि क्या इन 2 लेक्चर में करवा सकता था, नहीं। मैं मॉडर्न के क्वेश्चन की सही होने की बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी मैं बहुत अच्छी खासी कर देता हूँ जे एडवांस में। बच्चों को कहता हूँ कि बेटा तेरा सही होगा, लेकिन वो होता है कि पूरे नोट्स लिखाने के बाद, क्योंकि ये फिजिक्स की केमिस्ट्री है, यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। वो बातें ऑब्वियसली बातें 2 लेक्चर में तो कवर हो ही नहीं सकती, असंभव है। तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू जितना बातें कर पा रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ पोलोनियम necessary to provide the radioactive source for 5 millicurie strength if the half life of polonium is this। देखिए उन्होंने कहा रेडियो एक्टिविटी, ये सवाल सिर्फ एक्टिविटी की परिभाषा के लिए था। एक्टिविटी मेरे हिसाब से क्या होती है, लैम्डा एन। सवाल बहुत लल्लू है, लैम्डा एन, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मॉडर्न में बहुत होती है, तो आपका पहले लेवल पे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कर रहा हूं सही है। एक्टिविटी होती है लैम्डा एन, क्लियर। अरे एक्टिविटी का मतलब होता है इस क्षण कितने टूटे। एक्टिविटी की बहुत सारी यूनिट्स होती है, वो यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है सारी के सारी। जेई उन यूनिट्स का कन्वर्जन दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे रही तो आपको याद करके जाना है। और खासकर क्यूरी, क्यूरी यहाँ लिखी हुई है, मेरे हिसाब से तो नहीं लिखी होनी चाहिए। इवन मुझे याद है, मैं तो बहुत कम चीजें याद रखता हूँ, मुझे भी याद है 1 क्यूरी इज इक्वल टू, अच्छा 1 क्यूरी होता है स्पेसिफिक रेडियो एक्टिविटी। अब एक और चीज समझा, स्पेसिफिक रेडियो एक्टिविटी। स्पेसिफिक रेडियो एक्टिविटी याद रखिएगा, 1 ग्राम सब्सटेंस की जब भी स्पेसिफिक शब्द आ जाता है, इसका मतलब होता है पर यूनिट मास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो पर यूनिट मास। हाँ, अगर आपको मोलर चाहिए तो आगे लगाते हो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास। तो यहाँ स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछ लेते हैं, यहाँ एक शब्द डाल देता है स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ पोलोनियम, निकाल लो। तो मतलब आपको 1 ग्राम पोलोनियम पे सोचना है, 1 ग्राम पोलोनियम पे, फिक्स है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो क्यूरी होती है वो 1 ग्राम रेडियम की होती है। मैडम क्यूरी ने रेडियम पे स्टडी की थी, ठीक है। तो 1 ग्राम रेडियम की जो एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड 1 क्यूरी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको याद रखना है 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब इतने रेडियम पर सेकेंड टूट रहे हैं, ठीक है। ये रहा। तो उन्होंने हमें एक्टिविटी दी हुई है 5 मिली क्यूरी। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आता है, और कैलकुलेशन इसकी बहुत गंदी होती है, तो ऑब्वियसली वो आता है लैम्डा। लैम्डा आपको पता है ln2/t हाफ होता है। ln2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 138 डेज है, तो 138 इंटू 24 इंटू 3600 कर दो, क्योंकि ये कैलकुलेशन अभी आप देखिएगा बहुत गंदी जाने वाली है। इंटू एन, अमाउंट ऑफ पोलोनियम बोला है, वैसे तो उनको देना चाहिए था, क्वेश्चन अधूरा है। इन ग्राम, यही में आएगा तो बैंड बच जाएगी, इन ग्राम्स, ठीक है, इन ग्राम्स। जनरली यहाँ ग्राम्स में डील करते हैं, इन ग्राम्स। तो अमाउंट में मान लेता हूँ एम है, अमाउंट कितना है एम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे मुझे बताओ, अमाउंट एम है। अच्छा पोलोनियम का फॉर्मूला नहीं दे रखा क्या, फिर तो मैं कैसे करूंगा यार, मेरे को थोड़ी केमिस्ट्री आती है। पोलोनियम का एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, पोलोनियम 210, पोलोनियम 210 इज अ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। चलिए, अरे मेरे को क्या पता है यार इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ये तो क्वेश्चन अधूरा है। इसका एटॉमिक मास नंबर है 210, मैंने पूरा पढ़ा नहीं होगा, नहीं तो फिर मैं
इंप्रूव करवाता है। इसका एटॉमिक मास नंबर है 210। तो मेरे हिसाब से एटॉमिक मास नंबर से ही आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते होंगे। अरे ये तो आता ही होगा केमिस्ट्री। तो मैंने इसका मान लिया सब्सटेंस है एम। एम सब्सटेंस है, तो 210 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा एम ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, ये 210। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई का, तो 0.26 कैसे दे रखा है पर किलो मोल। अब कंफ्यूज कर रखा है, 10⁻23 लो। अरे किलो मोल कर रखा है, एवोगैड्रो नंबर तो घर से रट के जाते हैं, 6.03 इंटू 10⁻23। तो वो 26 आपको जानबूझ के कंफ्यूज करके दे रखा है, आगे लिखा हुआ है पर किलो मोल, तो एक मोल पे 10⁻23 आ गया ना। क्या यहाँ से एम निकाल लोगे? आंसर है, दैट्स ऑल। सिंगल लाइन क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन बहुत गंदी होती है, तो याद रखिएगा। क्यूरी का डेटा भी याद रख के जाना है। और अगर आपको एम सब्सटेंस दिया है तो एम ग्राम में लीजिए, तब 210 से डिवाइड कीजिए। एम केजी में ले लोगे तो ध्यान रखिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसे कन्वर्ट करना है यूनिट। और यहाँ एन होता है मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो एम अपॉन 210 तो मोल आ गया इंटू दिस, दैट्स ऑल। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। A radioactive sample decay by 3 modes simultaneously. Half life corresponding to these modes are in GP. GP? अच्छा simultaneous है। Half life of sample is 10 year. ठीक है। When the sample decay by the mode having largest half life, it takes 70 year to sample become half. मतलब उसकी half life दे रखी है 70 year दे रखी है। If the sample decay exclusively by the other modes, possible value of half life is. अच्छा उन्होंने क्या कहा है कि एक बंदा 3 साइमल्टेनियसली डीके कर रहा है, अल्फा डीके भी कर रहा है, बीटा डीके भी कर रहा है, बीटा प्लस डीके भी कर रहा है, मतलब तीनों अलग अलग मोड है, इंडिपेंडेंट मोड है। ऐसा आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अंदर जो एटम है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि यार उसने कहा मेरे को टूटना तो है, मैं अल्फा में टूटूंगा। कोई दूसरा बंदा है उसने कहा मैं बीटा में टूटूंगा, तीसरा बंदा है वो कह रहा है मैं गामा में टूटूंगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो सब अलग अलग है। वो कह रहे हैं कि हाँ भाई 100 लोग है, उसमें 100 में से 60 लोग अल्फा करते हैं, 20 ही लोग बीटा माइनस करते हैं, और 30 नहीं 20 फिर 30 बोल देता हूँ, 30 बीटा माइनस करते हैं तो 10 बीटा प्लस करते हैं। 60 30 10, ये हमारा एक पैटर्न है, देख लिया हमने। तो सबकी हाफ लाइफ अलग अलग होगी, लेकिन टूट तो पूरा एलिमेंट ही रहा है। तो ये है साइमल्टेनियस रिएक्शन जब आएंगी तो कैसे डील करोगे। मान लीजिए जो ए है वो टूटा बी में, वो टूटा सी में, वो टूटा डी में। इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी है λ1, इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी है λ2, इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी है λ3। तो ए के टूटने की प्रोबेबिलिटी है ये, ध्यान रखिएगा, दैट्स ऑल। डीके कांस्टेंट साइमल्टेनियस का कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन का पर्पस यही था कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाए। हम सिंपल ऐसे पढ़ते हैं ए से बी, या ए से बी भी है, ए से सी भी है, ए से डी भी है, यहाँ साइमल्टेनियस वर्ड कहीं आया है, मतलब ये सब एक साथ, मतलब एक ही इच्छा है। आप बोलेंगे सर ए बी में और सी में कैसे? ए बहुत सारे लोग हैं यार। अरे मान लो 1000 लोगों का ग्रुप है, उनमें से कुछ लोगों ने बी पसंद किया, कुछ लोगों ने सी पसंद किया, कुछ लोगों ने डी पसंद किया, ऐसे बी पसंद होने की प्रोबेबिलिटी λ1 λ2 λ3। तो टोटल प्रोबेबिलिटी सम है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। तो ओवरऑल हाफ टाइम क्या आएगा, ln2/t बराबर ln2/t1 प्लस ln2/t2 प्लस ln2/t3। ये हाफ टाइम लिख रहा हूँ टी, ठीक है। तो देखिए यही एक फॉर्मूला मेरे हिसाब से शायद मार्केट में होता भी है, आपको याद भी है। अगर साइमल्टेनियस प्रोसेस है तो ऐसे होता है ये। मैंने तो इसे आपके सामने मतलब लॉजिकली डिराइव भी कर दिया। अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऐड हो गई ना। अरे यार मैथ्स में पढ़ते होगे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे ही तो करते हो शायद। अरे हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मतलब इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्या होगा, ये रहा। अब उन्होंने कहा है ये एपी में है, नहीं जीपी में है। जीपी में है तो T1 मैंने मान लिया टी, तो T2 कितना आएगा आर टी, T3 कितना आएगा R²T। अच्छा डन। अरे आर वो जीपी वाला नंबर है, ठीक है, आर टाइम्स करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला डेटा उन्होंने दिया है पूरे सैंपल का हाफ लाइफ है 10। अच्छा इसको वो घुमा के दे सकते हैं कि 2 डीके हो रहे थे तो हाफ लाइफ ये आती, ये 2 हो रहे होते तो। मेन तो चीज़ ये थी जो मैंने आपको समझा दी, बस क्वेश्चन खत्म। अब तो मैथ्स है मेरे हिसाब से, अब तो आप खुद ही बोल दोगे सर हो गया। 1+t प्लस 1/RT प्लस 1/R² बराबर इक्वलेंट टाइम पीरियड आएगा। इसको टी इक्वलेंट लिख देता हूँ क्योंकि टी मैंने कहीं और वर्ड यूज कर लिया, टी इक्वलेंट। तो 1/,
10 ईयर, दैट्स ऑल। यहां से एक इक्वेशन आ गई। अब तो इक्वेशन बनानी है, दैट्स ऑल। उन्होंने कहा है कि अगर अगर व्हेन सैंपल डीके मोड हैविंग लार्जेस्ट हाफ लाइफ, सबसे बड़ी हाफ लाइफ, तो ये 70 ईयर लेता। सबसे बड़ी हाफ लाइफ मैं आर स्क्वायर टी को मान लेता हूँ, मैं आर को अपनी तरफ से एक से बड़ा मान लेता हूँ, तो मैथ भी वैसे ही आंसर देगी। तो 1/r² टी की वैल्यू वो दे रहे हैं 70। ठीक है, तो इसका मैं 1 कर ही क्यों रहा हूँ, r² टी दे रहे हैं सीधे 70। डन। तो मैं यहां से या फिर तो एक उड़ा दूं, कोई भी चीज एक उड़ा दूं इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 70/r²। क्लियर? या 1/t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/t की वैल्यू आ जाएगी, t इधर गया, r²/70। डन। इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर रहा हूँ, 1/t कॉमन ले लो, तो r²/70, 1 प्लस 1/r प्लस 1/r², सही है, बराबर 1/10। एल्शियम कैल्शियम पोटेशियम, ये गया, r² अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो r² प्लस r प्लस 1 बराबर 7। तो यहाँ से आया r² प्लस r माइनस 6 बराबर 0। इसके फैक्टर्स करो, तो +3r और -2r, +3r, स्लो मोशन में कर देता हूँ, मैं भी जल्दबाजी में गलती करूँगा। क्या आएंगे रूट्स, क्या आएंगे, r माइनस, अच्छा यहाँ से r+3 और r-2, सही है, बराबर 0। चेक कर लो, सही है। अच्छा -3 तो हो नहीं सकता, अरे टाइम हाफ लाइफ पॉजिटिव नंबर होगा, तो r की वैल्यू 2 ही आएगी। तो इसका मतलब हाफ लाइफ मेरी आ गई t, 2t, 4t। इससे आसान जीपी क्या ही बनाओगे, ये तो बहुत ही लल्लू दिया है। r की वैल्यू 2 आ गई तो ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा यूज कर लूँ, इक्वेशन नंबर 2 दोबारा यूज कर रहा हूँ। यहाँ मुझे पता है r² की वैल्यू रख देता हूँ, ये रहा यार इक्वेशन नंबर 2। r है मेरा 4, तो 4t बराबर 70, तो t आया मेरा 70/4, 70/4 बोले तो 35/2, 35/2 बोले तो 17.5 साल। ईयर ही है ना यार, हाँ मैंने ईयर ही पढ़े थे। तो आंसर होगा 17.5, उसका डबल और उसका 4 गुना, तो 17.5, 35 और 70, ये आंसर्स हैं। तीनों हाफ लाइफ आ गई। और इसमें अगर वो क्वेश्चन फंसाते कि मान लो बाई समथिंग तीसरा वाला इवेंट बंद हो गया, तो अब बताओ हाफ लाइफ, तो 1/t1 प्लस 1/t2। मुद्दा वही है, अगर साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहे हैं तो 17.5 आंसर है, 35 आंसर है, 70 नहीं है, तो आंसर नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर? चलिए अगला क्या सवाल है, न्यूक्लियस ए डीके टू बी विद डीके कांस्टेंट λ1 एंड बी डीके टू सी विद डीके कांस्टेंट λ2 इनिशियली एट t0। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस, पिछला क्वेश्चन लेने का पर्पस क्या था, अगर ए साइमल्टेनियसली अलग अलग चीजों में टूट रहा है तो वो वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया उस क्वेश्चन से। अगर ए बी में टूट रहा है और बी सी में टूट रहा है, इसे आप शायद केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो, जो भी आपने ले, तो मैथ्स है, मैथ्स लगा दो, जेई में सब्जेक्टिव आया हुआ 10 नंबर का बहुत टाइम पहले। ठीक है, ये पूरा इस मतलब ये क्वेश्चन नहीं, ए से बी, बी से सी, ठीक है, उन्होंने एन ए बी सी के पूछे थे कि टाइम टी पे क्या है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो वो भी आप चाहें तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, सेकंड ऑर्डर नहीं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है सॉल्व करने में। ठीक है, ए डीके हो रहा है बी में λ1 से, बी डीके हो रहा है सी में विद डीके कांस्टेंट λ2। इनिशियली t0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए एंड बी के 2 n0 और n0 है। ठीक है, जानकर खुशी हुई। t बराबर t0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी स्टॉप चेंजिंग, स्टॉप चेंजिंग मोमेंटली, यहाँ एक शब्द जरूर आना चाहिए, स्टॉप चेंजिंग मोमेंटली। बी तो चेंज होता जाएगा, एक मोमेंट आएगा जब वो मैक्सिमम होगा, एक मोमेंट आएगा जब वो बी मैक्सिमम होगा। इफ एट दिस इंस्टेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बी आर 3n0/2, वहां तो इंस्टेंट लिखा है, अच्छा शब्द लिखा है, यहाँ भी मोमेंटली लिखना होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो उन्होंने इस इंस्टेंट पे लिखा है स्टॉप चेंजिंग, लेकिन तो भी ठीक है और अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है इंस्टेंट पे बोला है, चल जाएगा। चेंजिंग इफ इट दिस, चल जाएगा, ठीक है चल जाएगा, ठीक है, ठीक है लैंग्वेज। इफ एट दैट इंस्टेंट बी 3n0/, है बहुत आसान है, मैं समझा देता हूँ। ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, बी इज कन्वर्टेड इनटू सी, ये λ1 है, ये λ2 है, ये λ1 है, ये λ2 है, दो इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, t0 पे पहले देख लो किस किस को कितना दिया है, वैसे t0 की इनिशियली मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2n0 है, ये n0 है, ये 2n0 है, ये n0 है, और ये 0 है। ठीक है, टाइम t पे सीधे मानो ये na है,
ये एन बी है और ये एन सी है, दैट्स ऑल। मैंने तो ये मान लिया, दैट्स ऑल। ठीक है, इनिशियल तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ लिमिट रखने काम आएगा, दैट्स ऑल। बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब होगा क्या, आपको 2 बार इक्वेशन लिखनी है। अच्छा सुनो, एन ए आपको बिंदास पता है, एन ए तो वही आएगा 2n0, इनिशियल इसके 2n0 थे, 2n0 ई की पावर माइनस लेमडा 1t। बस आप बोलेंगे सर क्यों, चलो इसकी भी मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। इसके टूटने की रेट क्या है, डी एन ए बाई डी टी। देखो हमेशा ये डी एन ए बाई डी टी होता है ए के न्यूक्लियस में बदलाव। तो अगर टूट रहा है तो माइनस लिखोगे, अगर कोई भी चीज टूट रही है तो उसका बदलाव नेगेटिव होगा ना, और बन रही है तो पॉजिटिव। तो इस बंदे के बनने की कोई रेट ही नहीं है, इसके सिर्फ टूटने की रेट है, और इसका टूटने की रेट क्या होगी, माइनस लेमडा 1 Na। वही जो अपन आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेमेटिक्स लगाते हो, अरे ए को थोड़ी बता के बी सी में टूट जाएगा, उसको मतलब ही नहीं है, ए बी में टूट रहा है बस, दैट्स ऑल। तो ये अपने आप में फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, यहां से अगर आप निकालेंगे सॉल्व करके तो एन ए आएगा जो भी इनिशियल था, 2n0 था शायद, ई की पावर माइनस लेमडा 1t। ये तो बड़ा स्टैंडर्ड, बहुत आराम से आ जाता है, जेई का 10 नंबर का सब्जेक्ट था, एन ए एन बी एन सी टाइम टी पे निकालो, बहुत आसान है। एन ए आ गया, एन बी, एन बी की इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आप बोलेंगे सर क्यों, देखो एन बी बन भी रहा है, बी बन भी रहा है और टूट भी रहा है, ए से बन रहा है और सी में टूट रहा है। तो इसका जब डी एन बी बाई डी टी लिखूंगा मैं, तो ये बन रहा है ए से, तो लेमडा 1 Na। अच्छा, ए जिस रेट से टूट रहा होगा उस रेट से बन रहा होगा, लेकिन यह प्लस लिखा है क्यों, क्योंकि बन रहा है और टूटेगा अपने हिसाब से, तो लेमडा 2 NB। हाँ के ना, देख लो यहां इसका NB निकालने का वो होता है, वो मैं आपको पहले काम करता हूं, इस पेज को कॉपी कर लेता हूं, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहले इस सवाल को कर लेते हैं, सवाल तो आसान है, सवाल उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये एनबी जो पूछा था टाइम टी पे, ये जेई का 10 नंबर का सब्जेक्ट था। तो अभी जो क्वेश्चन है, एनबी कब मैक्सिमम होगा, एनबी कब मैक्सिमम होगा, एनबी इज मैक्सिमम, या इसके चेंज होने की रेट कब जीरो हो जाएगी, एनबी मैक्सिमम होगा जब डी एन बी बाई डी टी जीरो होगा, या इसके चेंज होने की रेट जीरो हो जाए, ये रहा जीरो। तो इसका मतलब लेमडा 1 Na माइनस लेमडा 2 NB, ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाएगा, बराबर जीरो। उन्होंने मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दी है, तो इस क्वेश्चन को तो मैं यहीं फिनिश कर दूंगा, लेमडा 1 Na माइनस लेमडा 2 NB। NB है मेरा, उन्होंने क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, तो Na मुझे पता चल जाएगा कितना है, 3n0/2, NB दिया है ना। तो ये क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है, तो ये पूछे जाने लायक सवाल है, क्योंकि वो पैराग्राफ था, बड़ा नहीं, सॉरी वो सब्जेक्टिव था। तो ये है 3n0/2 बराबर जीरो। तो Na जो आएगा दैट इज टू बी 3n0/2 लेमडा 2/λ1, जो मुझे एक ऑप्शन दिख रहा था, उन्होंने Na पूछा था। भाई मैं ऑप्शन पे जरूर नजर मारता हूँ, आपको लगता है मैंने पढ़े नहीं, नहीं ऑप्शन, अरे यार मुझे ये नहीं पता है कि रिजल्ट क्या लाना, जब तक मैं क्वेश्चन हल तो है, तो आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन मैंने ऑप्शन जरूर देखा, एक तो T0 पूछा है, एक Na पूछा है। तो Na 3n0/2 लेमडा 2/λ1, ये आ गया। वो 2/3 है, लेमडा 2 नहीं, वापस चेक कर लेते हैं, 3n0/2 लेमडा 2/λ1, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उन्होंने टाइम भी पूछा है, ये टाइम ही होगा मेरे हिसाब से, T0 होगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा, T0 भी एक लाइन में आएगा। ठीक है, अब Na को रख दो, तो ये जो पूछा है क्वेश्चन ये तो आसान ही है। Na को क्या लिखोगे स्टार्टिंग में, अच्छा Na तो आप बिंदास जैसे लिखते आए हो, n इजिकल टू n0, आप बोलेंगे सर 2 कहाँ से आया, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके इनिशियल अमाउंट 2n0 दिया है, तो 2n0 ये इनिशियल अमाउंट है बेटा, 2n0 ई की पावर माइनस लेमडा 1t। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, n0 कट गया, तो यहाँ आ गया लेमडा 1t किसके बराबर आया, अच्छा ई इधर लाऊंगा, थोड़ी कैलकुलेशन तो फास्ट ही करूँ, 4λ1/3λ2, अरे इतनी कैलकुलेशन तो खुद ही कर सकते हो, ये n0 कट गया, ये 4 नीचे आया, इधर ई को लाऊंगा तो ln आ जाएगा, माइनस लाऊंगा तो उल्टा कर दिया पावर, तो t बराबर आ गया 1/λ1 ln 4λ1/3λ2, दैट्स ऑल। हाँ जी, 1/λ ln 4λ1/3λ2, 4λ1/3λ2, और उस ऑप्शन में क्या है, 4λ1/3λ2 है, λ2 नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, अपना λ1 ही आ रहा है ना, और λ1 ही आएगा, एक ही रीड किए तो, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ, हाँ। अब मैं इसमें आगे बात कर लेता हूँ, अच्छा ये पेज मैंने रखा है, अब इसमें मैं उनका जो सब्जेक्टिव है वो पूरा डिस्कस कर लेता हूँ, 2 मिनट का काम है। मान लो टाइम टी पे बी पूछ लेते, कुछ भी पूछ लेते। अब देखो Na तो मुझे पता है, टाइम टी पे Na पता है, Na ये लिखा हुआ, ठीक है, Na आप Na की वैल्यू रख दो। अब ये सवाल थोड़ा डिफरेंट हो गया, मतलब अब हम उनका वो सब्जेक्टिव कर रहे हैं, आने को आ सकता है, बिंदास आ सकता है,
ये आ गया अपना, अगर मैं एन की वैल्यू रख दूँ 2 λ1 n0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी माइनस λ2 nb। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। फर्स्ट ऑर्डर आपके सिलेबस में है मैथ्स में। अगर मैथ्स में है तो इसका मतलब वो फिजिक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको इसको कुछ बनाना है तो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ये यहाँ जो भी आ रहा है ई की पावर इंटीग्रेट दिस, तो मैं दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर था आपके सिलेबस में मैथ्स में, तो दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ई की पावर लैम्डा टू टी से, है ना, और डी एन बी बाई डी टी प्लस लैम्डा टू एन बी ई की पावर लैम्डा टू टी बराबर, यहाँ ई की पावर अगर मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा टू टी से तो 2 λ1 एन नॉट ई की पावर λ2 माइनस λ1 टी। ठीक है, दैट्स ऑल। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक जगह लगेगी, बस इसके बाद तो आप मैथ्स लगाओगे तो हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डी एन बी डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ एन बी ई की पावर लैम्डा टू टी। ये मेरे हिसाब से आपको आता होगा, इसको आप देख लीजिए अंदर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसको बाहर रखा तो इसका डेरिवेटिव ये रहा, फिर इसको बाहर रखा एन बी को तो इसका डेरिवेटिव ई की पावर लैम्डा टू आएगा और बाहर ही आ जाएगा। और यहाँ आ गया मेरा 2 λ1 n ई की पावर लैम्डा टू माइनस λ1 इंटू टी, दैट्स ऑल। अच्छा एन ए तो बहुत जल्दी आ गया था, एन ए तो बहुत जल्दी आ गया था, एन ए एन बी यहाँ से आता है। अब इस डी टी को उधर भेज दीजिए, डी ऑफ एन बी ई की पावर लैम्डा टू टी। ये आपको आता होगा डैम श्योर, मैं मानता हूँ भाई बहुत सारे बच्चों ने क्लास में किया होगा ये, और नहीं किया तो मैंने कहा कि ये सीरीज किस लिए है, इसीलिए तो है डी टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन इसका टाइम के साथ है तो 0 से टी। इसका में दो लिमिट रखी जाएगी, इसमें दो वेरिएबल्स एन बी भी है और टी भी है, तो एन बी की वैल्यू कहाँ से रखूंगा, एन नॉट से, और टी की वैल्यू 0। दो दो वैल्यूज है, इसीलिए मैं यहाँ तक मैथ्स ला रहा हूँ। और फाइनल वैल्यू तो मैं कभी इंटीग्रेशन में दिमाग ही नहीं लगाता, डी एक्स में एक्स, ये दैट्स ऑल। ध्यान रखिएगा एन नॉट रखना पड़ेगा भैया, अरे स्टार्टिंग में एन नॉट दिया है। हाँ यहाँ 0 हो जाता था, जो जेई में सवाल आया था उन्होंने एन नॉट दिया है। डी इंटीग्रेशन हट गए, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। पहले तो अपर लिमिट एन बी ई की पावर लैम्डा टू टी माइनस लोअर लिमिट एन नॉट ई की पावर 0, तो हो गया 1, या एन नॉट ही लिख दूं, बराबर यहाँ आइए इसका इंटीग्रेशन में 2 λ1 n तो एज इट इज, ई का इंटीग्रेशन ई रहता है लेकिन ये जो भी है वो अपॉन में आएगा, ये रहा। अब लिमिट रखिए ई की पावर लैम्डा टू माइनस λ1 टी और माइनस ई की पावर 0 मतलब 1, दैट्स ऑल। क्लियर। एन बी क्या आएगा, एन बी ई की पावर लैम्डा टू टी बराबर, यहां ले जाइए पहले तो ई की पावर मतलब लैम्डा टू टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, एन बी अकेला बच जाएगा, एन बी बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टू टी। पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, प्लस 2 λ1 n नॉट लैम्डा टू माइनस λ1, यहाँ बच जाएगा। इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा तो ई की पावर माइनस λ1 टी माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टू टी। ये एक्सप्रेशन आ गया एन बी का। क्या मेरी बात क्लियर है, तो ये एक्सप्रेशन है फाइनल, दैट्स ऑल। ठीक है, टी 0 पे एन नॉट आना चाहिए और टी 0 पे आएगा भी। जैसे ही टी 0 रखोगे क्या आएगा मुझे बताएंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ई की पावर 0 1 1 1 माइनस 1, ये टर्म 0 बन गई। यहाँ कर लीजिए, यहाँ करेंगे तो ई की पावर 0 1 तो एन नॉट आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम बाद तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाता है, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो एन बी फिनिश हो जाएगा। फिनिश हो गई, अच्छा सब कुछ फाइनली सी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा एन सी क्या आएगा, एन सी तो बहुत आसान है, एन बी निकालने में दिक्कत होती है। एन सी होगा एन सी टोटल कितने हैं मुझे बताओ, 2 एन नॉट और एन नॉट 3 एन नॉट है, और सिंगल ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ऐसा है कि बी 2C नहीं बना रहा या ए 2B नहीं बना रहा, सब एक एक ही बना रहे हैं, सब एक से एक कन्वर्ट हो रहा है, ए से एक ही बी बन रहा है, एक बी से एक ही सी बन रहा है, तो टोटल है 3 एन नॉट
माइनस जो भी Na और Nc है वो घटा दो, Nb बचा हुआ Nc है, दैट्स ऑल। मतलब इन तीनों का सम वही रहने वाला है, दैट्स इट, फिनिश। क्या मेरी बात क्लियर है? तो Nc आ गया, तो मैंने आपको ये भी लिखा दिया, क्लियर। इससे वो टाइम वाइम भी आ जाता है कि कब Nb मैक्सिमम होगा, तो Nb की वैल्यू रख दो, बहुत कुछ हो जाता है, क्लियर। ठीक है, वो टाइम वाइम जो भी सवाल पूछना है, तो उनका जो सवाल था वो तो मैंने करवा ही दिया। एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है। द रिएक्शन, द रिएक्शन 3Li7 + 1 हाइड्रोजन बेरिलियम बना रहा और एक न्यूट्रॉन बना रहा है, इज एंडोथर्मिक। अच्छा, एक्सोथर्मिक तो पढ़ा दी सारी। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक के लिए प्रोजेक्टाइल चाहिए होता है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, जिससे प्रोजेक्टाइल जिससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फेंका जाए कि ये रिएक्शन हो पाए। ये क्वेश्चन जेई में बहुत रेयरली आए हुए हैं, बहुत रेयरली। एंडोथर्मिक रिएक्शन तभी संभव हो सकती है जब बाहर से एनर्जी दे रहे हो। तो बाहर से एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हो? तो बाहर से आप जो भी पार्टिकल है उसको फेंकोगे अच्छी खासी एनर्जी देके। एंडोथर्मिक में आपको एनर्जी देनी है भैया, और इस न्यूक्लियर फिजिक्स लेवल पे एनर्जी मास के टर्म में मिलेगी या काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और कहीं से नहीं मिल रही। थर्मल, साउंड, ये सब बड़ी परिभाषा है, ठीक है। आप बोलेंगे सर फोटोन दे सकते हैं, हाँ फोटोन दे सकते हो, फोटोन तो मैंने बोल ही दिया काइनेटिक एनर्जी भाई, अरे काइनेटिक एनर्जी है, सीधा बोल दिया। रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। फोटोन की एनर्जी को भी हम काइनेटिक मान लेते हैं, न्यूट्रिनो को भी की एनर्जी को काइनेटिक मान लेते हैं, एंटी न्यूट्रिनो को भी काइनेटिक मान लेते हैं, सबको। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी में मैंने फोटोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो सबको इंक्लूड कर लिया है। ये कांस्टेंट होती है, ये कंजर्व होती है यहाँ से यहाँ, ठीक है, क्लियर। तो एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी निकलेगी। अच्छा, वो आप बोलेंगे सर वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ही, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ दो ही फॉर्म में एनर्जी है, मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको एनर्जी सप्लाई भी काइनेटिक एनर्जी से करनी पड़ेगी। आप चाहें तो फोटोन से करवा दीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। या मास से तो नहीं करवा पा रहे क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ये दे रखा है व्हाट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन सो दैट द रिएक्शन अकर। अब मैंने आपको एटॉमिक कोलिशन बता दिया, उसका न्यूक्लियर में भी सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहां से आया, हाइड्रोजन यहां से आया, हाइड्रोजन मैं मान रहा हूं अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो लिथियम रुका हुआ है, मतलब हाँ देखो बहुत बढ़िया है, लिथियम न्यूक्लियर इज फ्री एंड एट रेस्ट, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, ठीक है। इसका मास अगर m है तो मैं लिथियम का मास 7m मान लूँ, 1 और 7। ये रिएक्शन आगे कन्वर्ट हो गई, जो भी कन्वर्ट हुई, जो भी हुई, आगे मुझे नहीं देखना है। मुझे पता है इसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। मैंने आपको पहले कहा था ना, ये कंसेप्ट बड़ा काम का है एटॉमिक कोलिशन और न्यूक्लियर कोलिशंस में। यहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगी तब काम आएगा। तो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू, इसका मास m मानना है तो m इंटू 7m डिवाइड बाई 8m इंटू वी रिलेटिव, इसकी स्पीड मान ली मैंने वी स्क्वायर, ठीक है। आपको हाथों से एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो मैंने मान लिया इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, लेट से ई है, ई काइनेटिक एनर्जी है ना। तो आप यहां से हाफ एम बी स्क्वायर चुरा लो, अच्छा इसको ई लिख दूंगा, बचा क्या मुझे बताओ, 7/8 बचा। तो एक्चुअली 7E/8 एनर्जी मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अच्छा, इसमें लिथियम चलता तो मैं 7 MV² हाफ 7 MV² चुराता, मतलब जो प्रोजेक्टाइल है उसकी एनर्जी चुरानी है, तो इसकी हाफ MV² है वो चुरा ली, उसको ई लिख दिया, बाकी ये रहा। अब ये लॉस, ये रिएक्शन में जो भी एनर्जी चाहिए मुझे इसी लॉस से मिलेगी, बस क्वेश्चन खत्म। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 1645, तो ई क्या आएगा यहाँ से, ई, अब कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, इंटू 8 डिवाइड बाई 7, ठीक है। 7 से कट रहा है क्या, देख लेते हैं, 7 से अगर कट रहा है तो बहुत बढ़िया, 7 से कट रहा है 2, 24, 24 तो 3 बार गया और बचा भी कितना, 3, 35, 5, 1 मिनट, 2 गया, ठीक है, 21 गया, ठीक है, फिर 35 गया, ठीक है, ठीक है, ये रहा इंटू 8। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है। तो फाइंड दिस, फाइंड इफ n देन फिल n/235, n/235 फिल करना है, 8 आंसर है मेरे हिसाब से, आप कर ही लोगे। ये जो भी आंसर है, अगर ये e/235 पूछा है तो लीजिए, ये तो आ भी गया, 8 इंटीजर आंसर।
क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैंने मेरी होती कोशिश, देखिए मैंने थ्योरी तो पूरी नहीं पढ़ाई है, कई बच्चों को उम्मीद होगी सर मॉडर्न पढ़ा दो, वो पॉसिबल ही नहीं, असंभव चीज़ संभव कर ही नहीं सकता मैं। ठीक है, हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके लिए भी यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे कि लास्ट 1 घंटे में जे एडवांस कैसे फोड़े। पेपर का एग्जाम देते वक्त कि निराश न हो अगर आपने 2 साल कुछ नहीं पढ़ा, पेपर एग्जाम देते वक्त जाते वक्त ही आप बस हमारा ये 5 मिनट का वीडियो देख लें, आप जेई सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे वीडियो आएंगे, बहुत आएंगे, क्योंकि बहुत व्यूअरशिप होती है, लोगों को लगता है अच्छा 5 मिनट में करा सकते हैं। अबे पागल हो गए हो, 5 मिनट में 2 लेक्चर में मॉडर्न कवर नहीं कर पाया। मॉडर्न एक बड़ा टॉपिक और एडवांस के हिसाब से बात करनी होती है, तो बातें तो बेसिक होती है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करवा के सिखाना होता है, जैसे यहाँ एग्जीक्यूट करवाया, तब बच्चे को समझ आता है अच्छा इस बात को जब सर ने इतना डेप्थ पे बोला था तो इसको यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। थ्योरी जेई में जे एडवांस की अलग नहीं होती, एग्जीक्यूशन में हम उस थ्योरी को और रिजिडली सिखाते हैं, मुद्दा वही होता है। ठीक है, तो आपका और मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। मंजिल कम बैक में जेई मेंस में आपका साथ था और यहाँ जे एडवांस में आपका साथ था। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें मुझे मेरी पसंद भी थी। ठीक है, मैं चाहता भी था अगर मैं शायद कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाया, ठीक है, तो दुआओं में याद रखना, नहीं कर पाया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाया, मुझे नहीं पता क्या कर पाया क्या नहीं कर पाया, क्योंकि बच्चे मेरे सामने नहीं थे, तो मैं सीधे तो नहीं बोल सकता था। हाँ, ये है कि अपने एक्सपीरियंस से मैंने चीज़ें देखी कि क्या जेई पूछ सकता है, तो वो एक पूरा का पूरा खाका जेई में से मैंने गारंटी ली थी और वो गारंटी सक्सेसफुल हुई थी। यहाँ मेरी गारंटी नहीं है क्योंकि जे एडवांस है। ठीक है, गेम ही अलग है। हाँ, लेकिन मैंने बहुत सारे हिडन चीज़ें जो अभी तक जेई ने एक्सप्लोर नहीं किए है तो बेसिकली वो करवाई, और ऐसा पास्ट में भी हुआ है कि जो मैं करवाता था वो आया। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग, और मैंने पीवाईक्यूज नहीं कराया अपने सीरीज में, रीजन मैं साफ बता चुका था, पीवाईक्यूज आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ देना चाह रहा था जो नहीं मिलेगी। तो अगर मैंने कंट्रीब्यूट आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कुछ कंट्रीब्यूट किया हो तो दिल में याद रखना, दुआएं में याद रखना, वरना ठीक है, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। लास्ट 2 दिन ये मेरे हिसाब से थर्सडे को वीडियो आएगा, है ना, रिकॉर्ड तो पहले हो गया, थर्सडे को आएगा, तो थर्सडे को आएगा, तो उसके बाद आपके पास फ्राइडे सैटरडे, इन 2 दिन में किसी भी चीज़ से पैनिक नहीं करना, जितने भी आपके नेगेटिव दोस्त हैं उनसे दूर रहना, नेगेटिव वीडियो से दूर रहना, आप पॉजिटिविटी, आप जितना पढ़ के गए हैं दैट इज सफिशिएंट, ये याद रखना। मेरे टीचिंग में इतने भरे पड़े हैं एग्जाम्पल, बच्चा अब पोर्शन ऑफ सिलेबस करके गया है और करके आया क्योंकि वो एकदम मस्त मौला था, और कई बच्चे अंडर प्रेशर टूटे हैं। तो आपको अंडर प्रेशर किसी भी कीमत पे नहीं आना है, जो होगा देखा जाएगा, टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और चुन चुन के इजी टारगेट करने हैं, किसी टफ से दिल नहीं लगाना है, क्या पता वो बोनस हो जाए, तो किसी टफ से दिल नहीं लगाना है। ऐसा पास्ट में हुआ है जेई में, बहुत सारे गंदे क्वेश्चन आए हैं, बोनस हो गए। तो आप इजी इजी ढूंढ ढूंढ के करिए, सबसे पहले केमिस्ट्री कीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ केमिस्ट्री पहले करनी होती है, जो हो रहा है वही, फालतू नहीं भिड़ना है, वहां भी जो हो रहा है वही, फिर मैथ्स और केमिस्ट्री में जो जो हो रहे हैं, दैट्स ऑल। चलिए, अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक। एडवांस के बाद मिलते हैं, ठीक है? तो एडवांस में रिजल्ट अगर आपका अच्छा आता है तो बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर, पीडब्ल्यू ऐप पर, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर, जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं, ठीक है, वहाँ सब जगह चीज़ें आ जाएंगी। अगर एडवांस के रिजल्ट में आपका अच्छा बढ़िया रिजल्ट आता है, बिल्कुल शेयर कीजिएगा। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि जब पार्टी होगी तो पार्टी चलेगी ऑल नाइट, इट्स पार्टी टाइम। ठीक है, और जिनका, अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो पार्टी टाइम होगा उस समय, अभी तो जंग है, तो इस जंग के लिए बेस्ट ऑफ लक।